डेनिस, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी सिल्वर विंग बैटालियन का एक मेंबर होता है, जो हर बार अपने साथियों की मदद करता, लेकिन इसके बाद उसकी पार्टी का कैप्टन किसी खुंडस में आकर डेनिस को पार्टी से निकाल देता है और उसका कोई भी पार्टी मेंबर डेनिस को रोकने के लिए आगे नहीं आता। इसीलिए डेनिस भी उन सबको छोड़ देता है और फिर एक नई शुरुआत करता है, अपना एक नया रेस्टोरेंट खोलकर। उसका सपना बचपन से यही था। तो चलिए देखते हैं क्या डेनिस अपने सपने को पूरा कर पाता है या नहीं। वैसे डेनिस के साथ बहुत कुछ होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम एक पार्टी को देखते हैं जो एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन का सामना कर रहे थे। इस पार्टी की एक लड़की अपनी तलवारों से इस ड्रैगन के सिर पर सीधा वार करती है, लेकिन इसके बाद जब ये ड्रैगन इनकी ओर हमला करता है तब एक और लड़की बैरियर्स बनाकर अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करती है, मगर उसकी शील्ड टूट जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि इसी पार्टी का एक हिस्सा है, वो इस लड़की को घायल होने से बचाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की थोड़ी जख्मी हो जाती है। सो हमारा हीरो अपने हीलिंग पोशन से उसका जख्म ठीक कर देता है, जो देख ये दूसरी लड़की बड़ी प्यारी सी मुस्कान देती है। मगर ये सब पार्टी के मेन हीरो को रास नहीं आता और वो चुपके से उस ड्रैगन की आंख पर वार कर उस ड्रैगन को गुस्से में आग बबूला कर देता है। लेकिन इसके बाद ये हीरो उन हमलों को रोक कर कहता है, हम सिल्वर विंग हैं, इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी। लेकिन अगले सीन में हम सिल्वर विंग की एक मीटिंग देखते हैं और यहाँ हीरो वीगो कहता है, डेनिस, मुझे लगता है कि हमारा मिशन तुम्हारी वजह से फेल हुआ है। अगर तुमने ड्रेड वॉइस स्किल का यूज ना किया होता तब वो ड्रैगन नहीं भागता और हम उसे हरा देते। मगर डेनिस कहता है, पागल हो गए हो क्या, तुम्ही ने तो मुझे उस स्किल का यूज करने को कहा था। दोस्तों, इन लोगों को इस ड्रैगन को हराने का मिशन मिला था, लेकिन उस ड्रैगन के बेकाबू हो जाने की वजह से इनका उसे हरा पाना नामुमकिन हो गया था। इसीलिए वीगो ने उससे कहा कि उसे अपनी ड्रेड वॉइस स्किल का यूज करना चाहिए और डेनिस के ऐसा करने से वो ड्रैगन भाग गया। और अब वीगो ये बात मानने से इनकार कर रहा है कि उसने डेनिस को वो स्किल यूज करने को कहा था। वो कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा ये मिशन फेल हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें इस पार्टी से निकालता हूँ डेनिस। और वीगो के इस फैसले पर सिल्वर विंग का कोई भी मेंबर कुछ नहीं कहता। वीगो अपनी पावर दिखाते हुए कहता है, भले ही हम दोनों ही लेवल 99 के हों, मगर मैं एक हीरो हूँ और तुम बस एक बावर्ची। मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी पार्टी में रहने के लायक हो। डेनिस कहता है, अगर तुम सबको यही लगता है कि मैं इस पार्टी में रहने के लायक नहीं हूँ तो अब मुझे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और यही कहकर डेनिस यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम डेनिस को टाउन में देखते हैं, जो अपना सामान लेकर सिल्वर विंग को छोड़ आ चुका था। लेकिन तभी डेनिस से एक छोटी बच्ची टकरा जाती है, जिस वजह से उस बच्ची के हाथ में मौजूद बलून छूटकर हवा में उड़ जाता है, जो देख डेनिस एक ऊंची छलांग मारकर उसके बलून को पकड़कर उस बच्ची को लौटा देता है। जिसके बाद वो बच्ची अपनी माँ के पास वापस चली जाती है और वो डेनिस को शुक्रिया भी कहती है। वैसे इसके बाद डेनिस एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर डेनिस को जाता हुआ देख वीगो मन में कहता है, अब प्लान शुरू करने का वक्त आ चुका है। लेकिन जब डेनिस जा रहा था तभी भागते हुए उसके पास ये मोहतरमा आती हैं। इनका नाम कैटी है। वो डेनिस से कहती है, अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तब फिर वो जिम्मेदारियां कौन उठाएगा जो तुम संभालते थे, जैसे मेडिसिन बनाना, एल्केमी करना और सबसे ज्यादा जरूरी खाना बनाना। डेनिस कहता है, ये काम कोई भी आसानी से कर सकता है। लेकिन कैटी कहती है, पार्टी में तुम्हारे शामिल होने के बाद हमारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। हमारी पार्टी के बाकी के मेंबर्स ये जानते ही नहीं कि हमारी पार्टी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इसी वजह से है क्योंकि तुम हमारे साथ हो। वो डेनिस को समझाती है कि प्लीज तुम हमारे पास वापस लौट आओ और कम से कम आज रात का खाना तो बना दो। डेनिस कहता है, तुम्हें तो सिर्फ खाने की चिंता है। मगर अगले ही पल में कैटी थोड़ी सहमी आवाज में कहती है, क्या सच में अब तुम लौट कर नहीं आओगे? डेनिस कहता है, नहीं, अब मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। कैटी उसे रोकते हुए कहती है, मैं तुम्हें इस पार्टी में लेकर आई थी, तुम इस तरह नहीं जा सकते। डेनिस उससे कहता है, मुझे इस पार्टी में बुलाने के लिए शुक्रिया, पर अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। और इसके बाद डेनिस अपने नए सफर पर आगे बढ़ जाता है और बेचारी कैटी उदास रह जाती है। वैसे दोस्तों, जो वीगो है वो कैटी को पसंद करता है और इसीलिए उसे डेनिस का पार्टी में होना पसंद नहीं था, क्योंकि कैटी डेनिस के साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। इसके बाद डेनिस एक छोटे से टाउन में पहुंचता है। यहाँ वो एक आइटम बेचने वाले की दुकान पर आता है और उसे यहाँ एक आइस बॉक्स दिखता है। ये बिल्कुल रेफ्रिजरेटर की तरह है और क्योंकि डेनिस एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है इसीलिए उसे इस आइस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक किताब जो डेनिस ने खरीदी थी, जिसमें बताया गया था कि एक फॉर्मर एडवेंचरर एक रेस्टोरेंट कैसे खोल सकता है, उसमें एक सलाह दी गई थी
कि शुरुआत में आप जितना हो सके उतना कम इन्वेस्ट करें, और इसीलिए डेनिस अब इस आइस बॉक्स को नहीं खरीदता और अब डेनिस हर एक चीज इसी बुक को पढ़ते हुए करेगा। इस बुक का नाम है हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट एज अ फॉर्मर एडवेंचरर। जिसके बाद डेनिस कम दाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदता है और इसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट के लिए अच्छे इक्विपमेंट देखने लगता है। और एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए डेनिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन तभी वो एक लाइन पढ़ता है कि सब कुछ आपको नहीं करना चाहिए, आपके कस्टमर्स का ध्यान रखने के लिए भी आपके पास कोई होना चाहिए। और तभी उसे लोगों की एक भीड़ दिखाई देती है। यहाँ एक आदमी एक गुलाम बेच रहा था और ये लड़की पहले एक नोबल घराने से थी, लेकिन फिर बहुत सारी घटनाएं घटी और आज ये लड़की एक गुलाम बनकर रह गई है। डेनिस सोचता है कि काश वो इसकी कुछ मदद कर पाता, मगर वो दुनिया में हर किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की की आंखों में देखता है, उसे अपना दर्दनाक बचपन याद आता है। तभी इस लड़की को खरीदने के लिए बोली लगाई जाने लगती है और ये बोली 80,000 तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी डेनिस की आवाज आती है 1 मिलियन। अब इससे आगे आखिर कौन ही बोली लगाएगा। आ जाता है ना ये मोटा दुकानदार, बोली लगाता है 1.5 मिलियन। और डेनिस जानता था कि इस मोटे की शक्ल की तरह इसके इरादे भी अच्छे नहीं हैं। मोटा इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा था। डेनिस जैसे ही परेशान होकर 2 मिलियन की बोली लगाता है, ये मोटा 3 मिलियन की लगाता है और इसके बाद इनके बीच बोली बढ़ती रहती है और आखिर में डेनिस इस लड़की को खरीद लेता है। मगर बेचारा बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन मैं तो पहले से बर्बाद हूँ। अब इसके बाद डेनिस इन मोहतरमा को नए कपड़े दिलाता है और यहाँ पर जो आंटी थी ना, वो इस लड़की के बालों में भी कंघी कर देती हैं और फिर शाम हो जाती है। और जब ये दोनों जा रहे थे, डेनिस देखता है कि ये लड़की उससे काफी दूर चल रही है। तुम मेरे पास रहो वरना तुम यहाँ खो सकती हो। और इसके बाद ये दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो लड़की देखती है कि डेनिस उसके सामने नहीं था और तभी अचानक वो एक घोड़ा गाड़ी में बाल बाल गलते हुए बचती है। लेकिन वो एक आंटी से टकरा जाती है। आंटी कहती हैं जरा देख कर चलो। और इसके बाद उस लड़की को अपने आसपास अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगते हैं। वो इस भीड़ में भी खुद को अकेला पाती है। मगर तभी उसके पीछे डेनिस आकर कहता है मैंने कहा था ना मेरे पास रहना, खो गई ना तुम। मगर इसके बाद जब ये दोनों घर पहुंचते हैं, वो लड़की पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों खरीदा। डेनिस कहता है मुझे कुछ बहुत ही दर्दनाक याद आ गया था, बस इसीलिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है आप मुझे गुलाम बुला सकते हैं। डेनिस कहता है मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है। सो वो लड़की अपना नाम एटी बताती है और एटी डेनिस को मास्टर डेनिस कहकर बुलाती है। सो डेनिस कहता है कह रहे तुम्हें फालतू का कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सो अब एटी उसे सिर्फ मास्टर कहती है। जिसके बाद डेनिस कहता है अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो और अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन तभी डेनिस को एटी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। जिसके बाद वो एटी को वहीं बैठा कर उसके लिए खाना बनाने लगता है। वो सब्जियां काट कर अपने मैजिक से आग जलाता है। और गाइस यकीन मानो डेनिस का खाना बनाने का अंदाज बहुत ही लाजवाब था। मुझे देखकर भूख लगाई और इस खाने की खुशबू ऐसी थी कि एटी इसी में खो जाती है। और इसके बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही एटी खाने को टेस्ट करती है, उसे सुकून का एहसास होता है और फिर वो तेजी से खाने को खाने लगती है, यहाँ तक कि वो रोने तक लगती है। ना जाने कितने वक्त के बाद उसने ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया था, या फिर मैं कहूँ घर का खाना खाया था। और यही देख डेनिस मन में कहता है मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं तुमसे वो सब पूछकर तुम्हारे जख्मों को कुरूदूंगा नहीं। तुम सुकून के साथ दुनिया की फिक्र भूलकर ऐसे ही खाना खाओ। लेकिन तभी उसके गले में खाना फंस जाता है। इसके बाद तो बेचारा डेनिस भी परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डेनिस एडी के लिए एक ड्रेस लेकर आता है। जिसके बाद ये लोग अपने चैनल की पब्लिसिटी के लिए पोस्टर्स लगाते हैं। और अब जब ये बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं, तब एडी डेनिस के साथ ही चलती है। जिसके बाद ये दोनों अपने रेस्टोरेंट को सजाते हैं और एक दूसरे को हाई फाई भी देते हैं। सब कुछ बहुत ही प्यार से हो रहा था। और फिर आखिरकार डेनिस का रेस्टोरेंट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इसके बाद एडी अपनी सर्विंग प्रैक्टिस करती है। डेनिस को पूरा यकीन था कि भले ही इस वक्त इनके रेस्टोरेंट को कोई ना जानता हो, पर जल्द ही ये लोग काफी फेमस हो जाएंगे, क्योंकि इनके रेस्टोरेंट में हर एक चीज A1 क्वालिटी की थी। डेनिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है आ जाओ मेरे कस्टमर्स, मैं तैयार हूँ और जल्दी आकर मेरी बोनी कराओ क्योंकि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। लेकिन तभी उनके रेस्टोरेंट में एक शख्स आता है फुल बॉडी आर्मर पहनकर, और ये दोनों, हाँ, इनका एक्सप्रेशन ये होता है। अब इस आर्मर्ड पर्सन को देख डेनिस को अपने मैनुअल की एक बात याद आती है
कि कई सारे लोगों को दूसरों के द्वारा परेशान होना पसंद नहीं होता, इसीलिए हमें उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो अब डेनिस उस शख्स से कहता है कि आप अंदर आइए ना और बैठिए, जिसके बाद वो शख्स यहाँ आकर बैठ जाता है और मेन्यू देखने लगता है। मगर डेनिस तो यहाँ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, आखिर ये उसका पहला कस्टमर जो ठहरा। लेकिन इसके बाद वो शख्स डेनिस को बहुत छोटा सा ऑर्डर देता है और तभी एटी इन महाशय के लिए पानी लेकर आती है। डेनिस समझ जाता है कि इन महाशय के पास ज्यादा पैसे नहीं है। डेनिस डिसाइड करता है कि वो अपनी ओर से इन महाशय के लिए एक स्वादिष्ट डिश बनाएगा। लेकिन ये बात सुनते ही ये महाशय कहती हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, ये एक मोहतरमा है। डेनिस कहता है कि पैसे की बात नहीं है, तुम मेरे पहले कस्टमर हो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। एक मिनट, तुम एक आदमी नहीं औरत हो? अब अगले सीन में ये मोहतरमा अपना मास्क उतार देती हैं और हमें जानने को मिलता है कि इनकी पार्टी ने इन्हें इसीलिए निकाल दिया क्योंकि ये एक लड़की है। इनके पार्टी मेंबर्स का कहना था कि एक फीमेल स्पोर्ट्समैन के पास ज्यादा काबिलियत नहीं होती। वैसे इन मोहतरमा का लेवल 23 होता है। ये सुन डेनिस कहता है, काबिलियत का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। मोहतरमा कहती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है सिल्वर विंग, उसकी वाइस कैप्टन भी एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन है। लोग उन्हें क्रिम्सन स्विफ्ट स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं। वो एक कमाल की तलवारबाज हैं। वैसे ये मोहतरमा भी एक लड़का बनकर किसी पार्टी में ज्वाइन होना चाहती हैं ताकि इनका गुजारा चल सके, क्योंकि इनके पास बस थोड़े पैसे बचे हैं और वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं। इतनी ही देर में डेनिस इनका स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार कर देता है और ये भोजन देख इनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। मोहतरमा कहती हैं कि उनके पास इतनी शानदार डिश के लिए पैसे नहीं हैं। डेनिस कहता है, ये डिश मेरी ओर से आपके लिए फ्री, क्योंकि आप मेरी पहली कस्टमर हैं। और इसके बाद जब वो इस डिश को टेस्ट करती हैं, उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद वो इसे जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। खाना खाते हुए मोहतरमा कहती हैं कि उन्होंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। ये सुन डेनिस को बहुत खुशी होती है और कहता है कि अगर तुम्हें ये खाना इतना पसंद आया है तब तुम्हें हमारा रेगुलर कस्टमर बन जाना चाहिए। मोहतरमा कहती हैं कि उनके पास तो इस वक्त कोई काम ही नहीं है और बिना काम के पैसे कहां से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो वो भी यहाँ हर दिन नहीं आ पाएंगी। ये सुन डेनिस कहता है, यहाँ आने वाले अपने कस्टमर से मैं तुम्हारी बात करूंगा कि क्या उन्हें एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन चाहिए। ये बात सुन मोहतरमा इमोशनल हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हम डेनिस के रेस्टोरेंट में कुछ और कस्टमर्स को देखते हैं और उन्हें भी यहाँ का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। डेनिस देखता है कि एटी यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही है। तभी डेनिस को एक पार्टी नजर आती है। वो उनसे पूछता है कि क्या आपको आपकी पार्टी में एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन चाहिए। वो लड़की तलवारबाजी में कमाल की है। ये बंदा कहता है, अगर उस लड़की में काबिलियत है तब वो हमें हमारी पार्टी के लिए चलेगी। अब शाम के वक्त इन मोहतरमा को ये जानकर काफी हैरानी होती है कि डेनिस ने इतनी जल्दी उनके लिए एक पार्टी ढूंढ दी। लेकिन इसके बाद डेनिस उससे कहता है कि उस पार्टी में शामिल होने से पहले तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। मोहतरमा कहती हैं, अरे इतनी छोटी छोटी बातों की फिक्र नहीं करते यार। फिर डेनिस इनके लिए भोजन तैयार कर देता है। मोहतरमा को एक बार फिर से ये भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है और वो खाने की तारीफ करने लगती है। तो डेनिस कहता है कि पहले खाना खा लो, तारीफ फिर कर लेना। खाना खाने के बाद वो मोहतरमा यहाँ से चली जाती हैं और फिर डेनिस और एटी अपने बाकी के कस्टमर्स को सर्व करने लगते हैं। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और आखिर में इनके रेस्टोरेंट में बस ये 2 कस्टमर्स बचती हैं और हम यहाँ इन दोनों लड़कियों को बातें करते हुए सुनते हैं। क्या तुम्हें पता है वो पार्टी जो फीमेल एडवेंचरर्स को अपनी पार्टी में शामिल करके डंजन में उसकी इज्जत लूट लेते हैं और फिर उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वापस आ जाते हैं और 2-3 बार ऐसा करने के बाद वो दूसरे टाउन में चले जाते हैं। ये सारी बातें सुन डेनिस को उन 4 लड़कों की याद आती है और वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन ये मोहतरमा अपनी नई पार्टी से मिलती है और हमें जानने को मिलता है कि इन मोहतरमा का नाम हेनरिएटा है। जिसके बाद ये लड़के भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये होता है इस पार्टी का लीडर, इसका नाम स्टिल है। जिसके बाद ये सभी जंगल में आते हैं। हेनरिएटा पूछती है कि आज का इनका मिशन क्या है। स्टिल बताता है कि इन्हें डंजन में जाकर बस थोड़ी बहुत चीजें इकट्ठा करनी है। हाँ, लेकिन हेनरिएटा को इस बारे में जानने को नहीं मिलता कि ये लोग इकट्ठा क्या करने वाले हैं। जिसके बाद डंजन में आते ही हम देखते हैं कि हेनरिएटा कुछ मॉन्स्टर्स को मार देती है, जो देख ये सब हेनरिएटा की काफी तारीफ करते हैं। हेनरिएटा सोचती है कि पहले जब वो किसी पार्टी में जाती तब वो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे क्योंकि वो एक लड़की है, लेकिन उसे लगता है कि इस बार उसे बहुत ही अच्छे लोग मिल गए हैं। मगर क्या सच में ये लोग अच्छे हैं? फिर जैसे ही ये लोग डंजन की गहराई में जाते हैं, इनके सामने एक गोलेम आ जाता है। हेनरिएटा उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है और फिर इनके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आते हैं हेनरिएटा उनका अकेले सामना करती है और इसी वजह से कुछ देर बाद
वो थक जाती है, इसीलिए अब वो पूछती है कि अभी हम लोग और कितनी गहराई में जाने वाले हैं। स्टिल कहता है बस थोड़ा और, जिसके बाद ये सब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जिसके बाद स्टिल कहता है हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये चमकते हुए क्रिस्टल्स हैं मेमोरी क्रिस्टल, और हम इन्हें ही इकट्ठा करने आए हैं। मगर हेनरिएटा यहाँ बहुत ज्यादा थक चुकी है, इसीलिए स्टिल मार्मॉक से कहता है कि वो हेनरिएटा के ऊपर रिकवरी मैजिक कास्ट कर दे। लेकिन तभी मार्मॉक आकर हेनरिएटा को एक बिजली का झटका दे देता है, जिससे हेनरिएटा वहीं गिर पड़ती है। और इसके बाद ये बाकी सब अब उसके पास आते हैं और फिर स्टिल कहता है तुम तो वाकई बहुत ही बेवकूफ औरत हो, मगर तुम्हारी बदौलत हम यहाँ कुछ प्यारी यादें बनाएंगे, तुम्हारी इज्जत लूट कर। बारी बारी से मजे लेने के बाद हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम्हारी जान भी बच जाए। ये सब देख हेनरिएटा सोचती है कि उसे शुरुआत से ही और चौकन्ना रहना चाहिए था, मगर इसके बाद ये लोग उसका आर्मर उतारने लगते हैं। हेनरिएटा मदद के लिए चीखती है, चिल्लाती है। स्टिल कहता है तुम्हारे चीखने चिल्लाने से यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। वैसे तुम्हारी बॉडी काफी सेक्सी है। लेकिन तभी अचानक इन्हें कुछ आवाज आती है, और अगले ही पल में हम देखते हैं कि स्टिल पर एक हमला होता है, जिससे वो काफी दूर फेंक जाता है। यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक मास्क पहने एक हीरो आया था। ये सब उसे देखकर घबरा जाते हैं। मार्मॉक अपनी सर्च स्किल का यूज करता है, जिससे वो जान पाए कि आखिर ये शख्स है कौन, मगर इस शख्स पर उसकी वो स्किल काम नहीं करती, यानी कि इस शख्स का लेवल इन लोगों से बहुत ज्यादा हाई है। और अगले ही पल में वो शख्स स्टिल के पीछे आ जाता है। उसके हमले को रोकने के लिए स्टिल अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, मगर इसके बावजूद भी वो चट्टान से जाकर टकराता है, और इसके बाद वो शख्स बाकी सबको भी पीटने लगता है। हेनरिएटा देखती है कि आखिर ये शख्स है कौन, क्या ये मेरी मदद करने आया है, लेकिन इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब फिर इन सब के बारे में वो अगले दिन डेनिस और एटी को बताती है। बेहोश हो जाने के बाद जब हेनरिएटा को होश आया था, तब उसने खुद को एडवेंचरर्स गिल्ड में पाया, और बाकी के ये जो लड़के थे ये दूसरे एडवेंचरर्स को डंजन के बाहर रस्सियों से बंधे मिले। और जब गिल्ड ने इन पर अच्छे से जांच की, तब जानने को मिला कि ये लोग तो क्रिमिनल्स थे। हेनरिएटा कहती है मुझे वहाँ चौकन्ना रहना चाहिए था। डेनिस कहता है कि इसमें मेरी भी गलती है, मैंने ही तुम्हें उस पार्टी से इंट्रोड्यूस कराया था। वो कहती है अरे नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरे लिए बस एक पार्टी ढूंढी थी। लेकिन तभी उसे भूख लगाती है, मगर बेचारी के पास पैसे नहीं होते। डेनिस कहता है शर्माओ मत, तुम जो चाहे वो खा सकती हो। पहले तो हेनरिएटा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर कर देती है। डेनिस कहता है इतना भी महंगा नहीं करना था, ओके। सो अब वो कहती है चलिए आप कुछ भी ऐसा ले आइए जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। जिसके बाद डेनिस एटी को भी इनके साथ डिनर करने के लिए बुला लेता है, और तभी यहाँ ये दो लड़कियां भी आ जाती हैं। और क्योंकि एटी हेनरिएटा के साथ डिनर के लिए बैठ चुकी थी, इसीलिए ये दोनों अपने लिए पानी खुद ही ले लेती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेनिस हेनरिएटा के लिए वही सबसे एक्सपेंसिव डिश रेडी कर देता है, और यही उसने एटी के लिए भी बनाई थी। और इन दोनों को ये डिश सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी ये दोनों मोहतरमाएं पूछती हैं वैसे सर कल आपका रेस्टोरेंट बंद क्यों था। डेनिस कहता है कि कल मुझे एक अर्जेंट काम था। लेकिन ये बातें सुन हेनरिएटा जब डेनिस को देखती है, उसे डेनिस में वही शख्स नजर आता है जो उसकी मदद के लिए आया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, रेस्टोरेंट में और भी लोग आ जाते हैं। इसके बाद अगले दिन रेस्टोरेंट में बैठी हेनरिएटा अपना ऑर्डर देने के बाद डेनिस से पूछती है कि क्या मुझे अपना जेंडर छुपाकर एडवेंचरिंग करना जारी रखना चाहिए, क्योंकि डंजन में उसके साथ जो हुआ था उसकी वजह से वो अभी भी परेशान है। डेनिस कहता है तुम्हारा दिल जो चाहे तुम्हें वो करना चाहिए, और इतनी ही देर में उसका ऑर्डर भी रेडी हो जाता है। मगर यहाँ वो सोचती है कि मेरा दिल जो चाहे। जिसके बाद वो तेजी से उठकर बगल वाले रूम में चली जाती है। डेनिस को अब वहाँ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। हेनरिएटा अपना आर्मर उतार रही थी, और इसके बाद वो बाहर निकलती है, दुनिया से खुद को छुपाए बिना वो बनकर जो वो असल में है। एडी तो हेनरिएटा को थम्स अप देती है कि बहुत बढ़िया। डेनिस भी यहाँ एक प्यारी सी मुस्कान देता है, और इसके बाद हेनरिएटा अपनी स्वादिष्ट डिश का मजा लेती है, और डेनिस से कहती है मुझे सही राह दिखाने के लिए शुक्रिया, अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। मगर तभी डेनिस कहता है तुम्हें अब तक कोई जॉब नहीं मिली, और तुम यहाँ हर दिन खाना खाने आती हो। देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ पर अपना पूरा कर्ज चुकाओ। जिसके बाद उनके बीच तो बहस होने लगती है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट में एंट्री होती है एक और प्यारी मोहतरमा की, और वो रेस्टोरेंट में आकर मेन्यू देखने लगती हैं। डेनिस तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज था कि ये लड़का है या लड़की,
तभी ये मोहतरमा पूछती हैं, आपके यहाँ अच्छा क्या है? डेनिस कहता है, यहाँ तो सभी अच्छा मिलता है। जिसके बाद ये लोग उसे अलग अलग डिश के नाम भी बताते हैं, लेकिन इनमें से उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। डेनिस गुस्से में पूछता है, अबे तो तुझे खाना क्या है? वो तो हेनरिएटा डेनिस को संभालती है, लेकिन तभी एडी उससे कहती है, आपको फ्राइड राइस ऑर्डर करने चाहिए, और वो एडी की बात मान लेती है। जिसके बाद डेनिस अपने अनोखे अंदाज में उसके लिए फ्राइड राइस बनाने लगता है और थोड़ी ही देर में ये स्वादिष्ट डिश बनकर तैयार हो जाती है और उन मोहतरमा को ये डिश बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और जब वो इसे खाती हैं तब उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन तभी डेनिस पूछता है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? मोहतरमा कहती है, अगर तुम इतना पूछ रहे हो तब मैं तुम्हें बता देती हूँ। डेनिस मन में कहता है, मैंने इतना कब पूछा? लेकिन फिर मोहतरमा कहती हैं, मुझे मेरे आसपास के लोग मुझसे बहुत नीचे नजर आते हैं, अगर तुम जानना चाहो तो मैं तुम्हें डिटेल में बता सकती हूँ। डेनिस कहता है, नहीं इतना जरूरी नहीं है। वो कहती हैं, चलो ठीक है। वो बात ऐसी है कि मैं जितने भी लोगों को देखती हूँ वो अपने मिशंस को पूरा करके बस थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहती हैं। किसी का भी ये सपना नहीं होता कि वो अपनी पार्टी को टॉप लेवल की बनाए। ये सुन डेनिस हेनरिएटा से कहता है, तुम तो बिल्कुल भी पैसे भी नहीं कमा रही है ना, तुम्हें तो शर्म के मारे जमीन में दस जाना चाहिए। तभी ये मोहतरमा कहती हैं, मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं जिन्हें एडवेंचरिंग का महत्व पता नहीं होता। सही मायनों में एक एडवेंचरर वो होता है जो उन जगहों पर जाता है एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ अब तक कोई ना गया हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? डेनिस कहता है, हाँ तुमने सही कहा। लेकिन जब मोहतरमा ने ये बात अपने पार्टी मेंबर्स से कही तब उनके पार्टी मेंबर्स ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। मगर मोहतरमा कहती हैं, एक ऐसी पार्टी जो मुझे समझ ना सके मैं वहाँ खुद नहीं रहना चाहती। आने वाले फ्यूचर में मैं सिल्वर विंग पार्टी का टॉप लेवल का विजार्ड बनूंगा। हाँ तो ये मोहतरमा या लड़का पता नहीं कौन है, ओके फिलहाल तो ये खुद को लड़का कह रहा है। डेनिस कहता है कि अब वो सब तो ठीक है लेकिन कोई भी गलत फैसला मत ले लेना। महाशय कहते हैं, अगर मुझे कोई मेरे लेवल की पार्टी मिलती है तभी मैं उसे ज्वाइन करूंगा। वैसे अपना बिल पे करने के बाद जाने से पहले महाशय अपना नाम विविया बताती हैं। डेनिस कहता है, हाँ फिर से जरूर आना। अगले दिन विविया फिर आता है और बताता है कि उसने ये फैसला किया है कि वो इस टाउन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी द नाइट मिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करेगा। डेनिस कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारे लेवल्स मैच होते हैं? विविया कहता है, लेवल्स? मेरे पास बहुत सारी एडवांस स्किल्स हैं। डेनिस कहता है, अगर तुम्हें खुद पर इतना यकीन है तो फिर सोचना क्या। और फिर इतनी बातचीत करने के बाद विविया अपना स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करता है और कहता है, आने वाले फ्यूचर में मैं सिल्वर विंग को भी ज्वाइन करूंगा और उसके बाद अपना एक कूल सा निकनेम रखूंगा, जैसे कि द स्टाइजियन कंज्यूरर। लेकिन बेचारे डेनिस का निकनेम तो द लेजेंडरी फ्राइड राइस था। प्लीज गाइस कमेंट #SadLife डेनिस के लिए, मेरे लिए भी कर देना क्योंकि मैं भी बर्बाद हूँ। वैसे आगे बातचीत करने पर हमें जानने को मिलता है कि विविया का पहला मिशन कल है, जिसमें इन्हें डंजन के 5th फ्लोर पर जाकर रेयर मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। ये बात सुन डेनिस इस पर अपनी सर्च स्किल का यूज करता है। विविया का लेवल 17 है और डंजन के 5th फ्लोर पर जाना इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मगर विविया कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बाकी के पार्टी मेंबर्स मुझे सपोर्ट करेंगे। मगर तभी डेनिस हमें बताता है कि किसी का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है और किसी का लेवल तब इंक्रीज होता है जब उनके स्किल्स की क्वालिटी वक्त के साथ एक्यूरेट होने लगती है। यानी कि अगर विविया के पास सच में कई सारी एडवांस स्किल्स हैं तब इसका लेवल इतना कम क्यों है? इसीलिए डेनिस उसे समझाता है, मगर वो कहता है, तुम एक बावर्ची हो, तुम्हें क्या पता कि एडवेंचरिंग क्या होती है? मगर विविया को क्या पता कि लास्ट टाइम डेनिस डंजन के 37th फ्लोर पर गया था। मगर इसके बाद विविया अपना बिल पे करके यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब डेनिस शॉपिंग के लिए आता है तब भी वो विविया के बारे में ही सोच रहा था। उसे उसकी चिंता हो रही थी। लेकिन तभी उसके बगल में से 2 आदमी गुजरते हैं जो बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लड़का विविया अब तक सही सलामत होगा? क्या करें यार, ये हमारा काम करने का तरीका है। हमने उसे 5th फ्लोर पर इसीलिए भेजा है ताकि हम ये देख सकें कि वो वापस लौटकर आ पाता है या नहीं। मगर इनकी बातें सुन डेनिस इन्हें पकड़कर इन्हें कोने में लाता है इनसे बात करने के लिए। मगर ये लोग डेनिस पर ही हमला कर देते हैं। सो डेनिस इन्हें कूट देता है और फिर एटी से आकर कहता है, आज भी हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। मगर इससे पहले कि वो इसके आगे कुछ कहता, एटी कहती है, वहाँ अपना ख्याल रखना। डेनिस उसे हाई फाई देकर कहता है, चिंता मत करो। जिसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ विविया मॉन्स्टर्स से बचकर भाग रहा था क्योंकि नाइट मिस्ट
ट्रूप के पार्टी मेंबर्स उसे वहाँ छोड़कर चले गए थे, ये कहकर कि वो उसकी काबिलियत देखना चाहते हैं। और प्रेजेंट में जब वो भाग रहा था तभी वो गिर जाता है क्योंकि उसके पैर को अजीब सी बेलों ने पकड़ लिया था। इन बेलों से खुद को छुड़ाते वक्त बीबिया इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो रोने तक लगा था, मगर वो बेचारा यहाँ कुछ नहीं कर पाता। उसने एडवांस स्किल के बारे में जितना कुछ भी पढ़ा था वो यहाँ कुछ काम नहीं आने वाला। उसे अब बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगर उन गॉब्लिन्स ने उसे पकड़ लिया तब वो उसे बहुत बेरहमी से मारेंगे। और जब वो परेशान हो रहा था तभी उसे कुछ आवाज आती है और जब गॉब्लिन्स यहाँ पहुँचते हैं उन्हें यहाँ कोई नहीं दिखता। हम देखते हैं कि बीविया को किसी ने बचा लिया था। ये एक मोहतरमा होती हैं। बीविया उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर अपना नाम बताता है। मोहतरमा भी अपना नाम सिंथिया बताती है। मेरे पार्टी मेंबर्स मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर भाग गए क्योंकि मैं इतनी होनहार नहीं हूँ, लेकिन अब हम तुम्हारी पार्टी के आने का इंतजार करते हैं, वो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। मगर बीविया कहता है मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला। शायद से मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, इसीलिए हर बार मुझे पार्टी से निकाल दिया जाता है। मगर सिंथिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है। बीविया कहता है मगर तुम तो मेरे बारे में कुछ जानती नहीं, फिर भी ऐसा बोल रही हो। लेकिन तभी बीविया सुनता है कि गॉब्लिन्स इन्हीं की ओर आ रहे हैं, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। मैं इन गॉब्लिन्स के सामने जाकर इनका ध्यान भटकाऊंगा जब तक तुम यहाँ से भाग निकलना। और जब सिंथिया इसके लिए मना करती है तब बीविया कहता है अगर वहाँ तुमने मेरी जान न बचाई होती तब तो वैसे भी मेरी मौत होने वाली थी। और इसके बाद बीविया याद करता है कि वो किस तरह अब तक कितना सेल्फिश रहा है। उसने दूसरों को हमेशा खुद से नीचे समझा, मगर यहाँ सिंथिया ने उसकी जान बचाई, इसीलिए अब वो भी उसकी मदद करना चाहता है। और अब जैसे ही वहाँ गॉब्लिन्स आते हैं बीविया उनकी ओर दौड़ पड़ता है। उसे देखते ही गॉब्लिन्स उसकी ओर भाग कर आने लगते हैं। बीविया भी घबराया हुआ था, मगर इसके बावजूद भी वो अपने पाम मैजिक का यूज करके इन गॉब्लिन्स को रोकने लगता है। मगर ऐसा बस वो कुछ पल के लिए कर पाता है। वो गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं, मगर अगले ही पल में कुछ होता है और वो सारे गॉब्लिन्स खत्म हो जाते हैं। उसकी मदद के लिए यहाँ पर हीरो आ चुका है और हम जानते हैं कि ये हीरो कौन है, मगर बीविया इसे ही मॉन्स्टर समझने लगता है। इसीलिए उसे शांत करने के लिए डेनिस को अपना मास्क उतारना पड़ता है और वो उस पर गुस्सा करता है कि बेवकूफ तू इस तरह इन गॉब्लिन्स के सामने क्यों कूद गया। तो बीविया उसे बताता है कि यहाँ एक लड़की फंसी थी जिसको बचाने के लिए मैं इन गॉब्लिन्स के सामने कूद गया। बीविया डेनिस को लेकर उसी छोटी सी गुफा में आता है जहाँ वो सिंथिया के साथ छिपा था, मगर डेनिस को वहाँ सिर्फ एक कंकाल नजर आता है जो देख बीविया के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद एडवेंचरर्स गिल्ड से हमें जानने को मिलता है कि आज से 13 साल पहले सिंथिया नाम की एक लड़की डंजन के 5th फ्लोर पर अपनी पार्टी से अलग हो गई और फिर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब ये जानकर ये दोनों शाम के वक्त सिंथिया के कंकाल को दफना देते हैं और डेनिस बताता है कि जो एडवेंचरर्स डंजन में मर जाते हैं उनकी स्पिरिट्स अक्सर दूसरे एडवेंचरर्स को बचाती हैं। बीविया यहाँ रोते हुए कहता है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया और मैं वादा करता हूँ मैं एक ताकतवर विज़ार्ड बनूंगा और तुम्हारी तरह मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाऊंगा। और वहाँ से आते वक्त डेनिस कहता है मुझे तो काफी भूख लगाई है, शायद तुम भी भूखे होगे, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा और इतना उदास मत हो। लेकिन तभी बीविया को फिर से एक एहसास होता है और जब वो सिंथिया की कब्र की ओर देखता है उसे सिंथिया नजर आती है जो उसे अलविदा कह रही थी। और फिर आखिर में हमें एक क्लॉक टावर के ऊपर एक लड़की दिखती है जो शायद यहाँ से कूदने वाली थी और वो सिर्फ एक बात कहती है आखिर ये सब क्यों हुआ। और अब इसके बाद हमें इसी लड़की का पास्ट दिखाया जाता है और यहाँ जब ये काम कर रही थी तब इसका एक सीनियर पूछता है बैचल तुम्हें ये रिपोर्ट्स फिक्स करने में और कितना वक्त लगेगा। ये लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसका सीनियर उसके सिर पर ये रिपोर्ट्स मारते हुए कहता है तुम्हें जल्द से जल्द ये काम पूरा करना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफी रात हो गई है लेकिन बैचल अभी भी अपने काम में लगी हुई है। बैचल को इसी तरह हर दिन बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। वो देर रात तक काम करती है और सुबह 3 बजे उठ जाती है और अब तो बेचारी को बहुत भूख भी लगाई है। और इसी तरह ये मोहतरमा डेनिस के रेस्टोरेंट तक आती हैं और वो देखती हैं कि ये रेस्टोरेंट बस बंद होने वाला है, जिससे वो काफी उदास हो जाती है। मगर तभी उसके सामने कोई आता है और फिर हम देखते हैं कि एटी रेस्टोरेंट में बैचल को लेकर आती है। डेनिस समझ जाता है कि एटी इस लड़की को यहाँ खाना खिलाना चाहती है, इसीलिए वो उन्हें अंदर आने को कहता है। जिसके बाद एटी बैचल के लिए मेन्यू लेकर आती है, जिसके बाद बैचल डेली स्पेशल डिश ऑर्डर करती है। मगर इसके बाद बैचल बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। मगर यहाँ का एटमॉस्फेयर उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के कस्टमर्स आपस में कितना घुल मिल कर बात कर रहे हैं और इसीलिए बैचल के जहन में एक ख्याल आता है
कि शायद उसे भी ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में हर दिन आना चाहिए। जिसके बाद बेचल का ऑर्डर तैयार हो जाता है। डेनिस कहता है खाना शुरू करो, और जब बेचल इस डिश को टेस्ट करती है इसका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। ये देख हेनरिएटा कहती है सिर्फ एक डिश से इतना शौक मत हो, यहाँ हर एक चीज बहुत ही डिलीशियस मिलती है। और इसके बाद हेनरिएटा विविया को ये भी बताती है कि वो इस रेस्टोरेंट की पहली कस्टमर थी। डेनिस कहता है हाँ, और इसने अब तक अपना उधार नहीं चुकाया। जिसके बाद यहाँ इनके बीच बहस होने लगती है, और इसी प्यारी सी बहस को देख बेचल हंसने लगती है। मगर अगले ही पल में ये सब देखते हैं कि बेचल की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है मगर कर नहीं पाती। ये रेस्टोरेंट और यहाँ के लोग इन्हें देख वो सोचती है कि क्या इस दुनिया में इतनी अच्छी जगह भी है। दोस्तों, बेचल ने यह हंसना खेलना झगड़ना बहुत लंबे वक्त के बाद देखा है, क्योंकि उसका हर दिन बहुत परेशानियों भरा होता, और कई बार तो उसे ये ख्याल तक आता कि उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए। दोस्तों, बचपन में बेचल मैजिक का यूज करने में कमाल की थी। सभी लोग उसकी काफी तारीफ भी किया करते थे, और फिर जब वो बड़ी हो जाती है तब वक्त आता है अपने परिवार और गांव वालों को अलविदा कहने का। और इसके बाद जब वो शहर आती है तब यहाँ उसकी काबिलियत को देख एक मोहतरमा उसे एक फैकल्टी ज्वाइन करने का न्योता देती है, और इसके लिए वो मान भी जाती है, क्योंकि ऐसा करके वो काफी तेजी से ज्यादा पैसे कमाकर वो उन पैसों को अपने गांव वालों तक पहुंचा सकती है। वहीं प्रेजेंट में बेचल अपना पूरा खाना खत्म नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। तभी विविया बताता है कि ये लड़की भी नाइट मिस्ट ट्रूप पार्टी की एक मेंबर है, लेकिन विविया इसे जानता नहीं है। उसने बस उसे एक बार देखा था। अब यहाँ हेनरिएटा और विविया दोनों कहते हैं बॉस, क्या आप उसकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? मगर डेनिस कहता है मैं बस एक बावर्ची हूँ जो लोगों को खाना खिला सकता है और कुछ नहीं। वहीं अगले सीन में जैसे ही सुबह के 3 बजते हैं बेचल का अलार्म बजता है, मगर बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो थोड़ा देर से जागती है और देर से अपने ऑफिस पहुंचती है, और वहां आते ही अपने सीनियर्स से माफी मांगती है। मगर उसके सीनियर्स उस पर काफी गुस्सा करते हैं। इसके बाद ये डंजन के अंदर जाते हैं, और यहाँ जब ये हार रहे थे तब यहाँ बेचल अपने मैजिक से इस मॉन्स्टर को हराकर अपने सीनियर्स की मदद करती है। मगर ना जाने क्यों उसके सीनियर उसी पर नाराज होते हैं। और इसके बाद शाम के वक्त हम बेचल को देखते हैं जो बहुत उदास थी, क्योंकि उसके सीनियर्स ने उस पर ये इल्जाम लगाया कि उसे बीच में कूदकर मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम हम सबको ये दिखाना चाहती थी कि तुम हम सबसे बेहतर हो? बेचल उन सबसे माफी मांगती है, मगर वो लोग उसे अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। और यहाँ बाजार में घूमते वक्त जब विविया और हेनरिएटा इस बारे में बात कर रहे थे कि आज रात वो रेस्टोरेंट में क्या खाएंगे, उन दोनों को बेचल नजर आती है। और इसके बाद बेचल क्लॉक टावर पर चढ़कर यही सोच रही थी कि आखिर चीजें इतनी बदतर कैसे हो गईं, और शायद वो यहाँ से कूदकर अपनी जान देने आई है। ये दोनों भी छुपकर बेचल पर नजर रख रहे थे। बेचल को लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, और इसके बाद वो वहाँ से कूद जाती है। हेनरिएटा भी उसे बचाने के लिए तुरंत कूद पड़ती है, और गिरते वक्त वो उसे पकड़ लेती है। और फिर विविया अपने पाम मैजिक का यूज करके इन दोनों को जमीन पर गिरने से बचा लेती है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में जब डेनिस कुछ सोच रहा था तभी वहाँ बिना कपड़े पहने एटी आ जाती है, क्योंकि नहाने के बाद एटी को कोई टॉवल ही नहीं मिली, जो देख डेनिस के तो तोते उड़ जाते हैं। डेनिस उसे समझाता है कि वो इस तरह बिना कपड़ों के ऐसे ही नहीं घूम सकती, मगर एटी को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने कपड़े नहीं पहने। इसीलिए डेनिस तुरंत जाकर एक टॉवल लाता है। तभी यहाँ पर ये दोनों आते हैं बेचल को लेकर। विविया अपनी आंखें बंद करके कहता है ये क्या हो रहा है? हाँ, एटी ने कपड़े क्यों नहीं पहने? एटी कहती है नहाने के बाद पहले टॉवल उसके बाद कपड़े। डेनिस कहता है टॉवल को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों? लेकिन तभी वो देखता है बेहोश बेचल को। अगले सीन में डेनिस इन्हें बताता है कि बेचल को एक दिल की बीमारी है, जहाँ वो जितना ज्यादा स्ट्रेस लेगी उसका दिल उतना ही ज्यादा टूटेगा, और इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। जिसको ये बीमारी है उस शख्स को खुद पर यकीन करना सीखना होगा। वहीं एटी बेचल के साथ होती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट में बेचल के पार्टी मेंबर्स आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हॉपर, नाइट मिस्ट ट्रूप का कैप्टन। और ये कहता है मैंने आपके रेस्टोरेंट की काफी तारीफें सुनी हैं, यहाँ काफी अच्छा खाना मिलता है। डेनिस देखता है कि हॉपर का लेवल 51 है। इसके बाद डेनिस कहता है आपकी पार्टी मेंबर बेचल इस वक्त हमारे यहाँ आराम कर रही है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त उसकी हालत काफी खराब है, वो आपकी पार्टी में काम नहीं कर पाएगी। मगर हॉपर कहता है
आप चिंता मत कीजिए, हम उसका ध्यान रखेंगे, आखिर वो हमारी पार्टी मेंबर है। इसके बाद डेनिस कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखता है जहां वेचल ने नाइट मिस्ट ट्रूप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। डेनिस कहता है एक एडवेंचरर जब चाहे अपनी पार्टी को छोड़ सकता है, जो उसका अपना अधिकार होता है। और इसके अलावा तुम सब उस पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम कर रहे हो, उस बेचारी से बस दिन और रात काम करवाना। मैं थूकता हूँ तुम्हारी पार्टी पर। मगर हॉपर कहता है यह हमारा टाउन है, हमारा इलाका, यहाँ कानून हम बनाते हैं। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ बेचल को हमें सौंप दो। दूसरी ओर बेचल होश में आने के बाद बहुत ज्यादा घबरा रही थी। आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, मुझे मर जाने दिया होता। मगर तभी एटी कहती है मौत, हाँ मैंने भी मरने के बारे में कई दफा सोचा था। मेरे गुलाम बच जाने के बाद शायद मौत का ख्याल हर दिन आता था मेरे जहन में, क्योंकि मेरी जिंदगी मौत से ज्यादा बदतर थी। मगर एटी ने अपनी जान नहीं ली और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह डेनिस आया। और यहाँ एटी कहती है मुझे लगता है कि पहले तुम्हें पेट भर खाना खाना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कि तुम जीना चाहती हो या नहीं। और इसके बाद भी अगर तुमने मरने का फैसला किया तब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगी। एक छोटी बच्ची के मुंह से ये बातें सुन बेचल कुछ कह ही नहीं पाती। दूसरी ओर डेनिस कहता है तुम खुद को यहाँ का कानून समझते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई राजा हो। हॉपर कहता है किसी भी टाउन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी ही असल मायनों में उस टाउन पर शासन करती है। सिल्वर विंग बैटालियन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फर्क हम में बस इतना है कि सिल्वर विंग बैटालियन के पास रॉयल्टी और बड़े नोबल्स आते हैं क्लाइंट्स के तौर पर, और हमारे पास बस इस टाउन के छोटे मोटे लोग। लेकिन हाँ, अगर कल को तुम्हारी ये दुकान किसी हादसे में जल भी जाती है तब भी हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। ये सुन डेनिस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी उसके रेस्टोरेंट में एक मोहतरमा आती है और उन्हें देख डेनिस हैरान रह जाता है। ये मोहतरमा होती है कैटी और ये कहती है मुझे इतने वक्त के बाद देखकर तुम खुश नहीं हो। मगर डेनिस कहता है मैं इस वक्त एक बहुत जरूरी बातचीत कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ थोड़ा। कैटी गुस्सा करती है मैं तुमसे मिलने रॉयल कैपिटल से आई और तुम इतना रूड बिहेव कर रहे हो। और यहाँ कैटी को देख हॉपर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कैटी का स्टाइल देख समझ चुका था कि ये सिल्वर विंग बैटालियन की वाइस कैप्टन है, क्रिम्सन स्विफ्ट स्वॉर्ड। कैटी कहती है ये बुढ़ा कौन है और तुम मुझसे बात करो ना कि इस बुढ़े से। मगर डेनिस कहता है तो मिस्टर हॉपर देखिए मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही कैटी बीबिया को देखती है वो उसके ऊपर झपट कर कहती है डेनिस ये खूबसूरत लड़की कौन है, ये मुझे चाहिए। लेकिन जैसे ही कैटी को पता चलता है कि ये लड़की नहीं लड़का है वो शांत हो जाती है। बीबिया पूछता है आप तो सिल्वर विंग बैटालियन की वाइस कमांडर हैं, आप बॉस को कैसे जानती हैं। कैटी कहती है इस बुद्धू ने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं होगा, मैं बताती हूँ। डेनिस सिल्वर विंग बैटालियन का फॉर्मर मेंबर है और मेरा पार्टनर भी। और ये बात सुन सबके तोते उड़ जाते हैं। डेनिस कहता है इस तरह ओवर रिएक्ट मत करो। हॉपर भी समझ जाता है कि डेनिस से दुश्मनी करना इनके लिए बुरा साबित हो सकता है और इसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है जो इन्होंने बेचल के साथ किया था और उसे अपनी पार्टी से भी जाने की इजाजत दे देता है। और इसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद डेनिस कहता है चलो एक काफी बड़ी समस्या दूर हो गई। मगर कैटी कहती है उस बुड्ढे की हिम्मत कैसे हुई मेरे डेनिस को परेशान करने की, तुम कहो तो मैं उसे किंगडम से बाहर निकाल दूं। डेनिस कहता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा मैं कब से तुम्हारा हो गया। कैटी कहती है अब ज्यादा शर्माओ मत, ओके। और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ एटी आती है बेचल को लेकर, जिसके बाद बेचल वहीं बैठ जाती है और इसके बाद कैटी और बेचल सेम ऑर्डर दे देती हैं और इसके बाद डेनिस इनका खाना बनाकर तैयार कर देता है। कैटी तो भैया भुक्कड़ों की तरह खाना शुरू कर देती है, वहीं बेचल तो बस उसे देखे जा रही थी। सो डेनिस कहता है क्या हुआ तुम खाना क्यों नहीं खा रही। और इसके बाद जब ये खाने को खाती है तब फिर से इनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और बेचल को इतने प्यार से खाना खाता देख कैटी भी थोड़ा मुस्कुराती है और यहाँ पर एटी भी खुश होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अगले सीन में हमें सिल्वर विंग बैटालियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेनिस से मिलने के बाद जैसे ही कैटी वापस आती है वीगो उसके पास आकर उससे पूछता है तुम डेनिस से मिलने क्यों गई थी। कैटी बताती है कि वो बस डेनिस के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने गई थी। पर दोस्तों यहाँ पर कैटी ने डेनिस से एक और बार कहा था कि वो सिल्वर विंग में वापस लौट आए, क्योंकि उसके बिना सिल्वर विंग जल्दी खत्म हो जाएगी। मगर डेनिस कहता है माफ करना पर मैं वापस नहीं आना चाहता और इसके अलावा अब मैं कोई एडवेंचरर नहीं बल्कि बस एक मामूली सा रसोइया हूँ। अब इसके बाद कैटी यहाँ पर वीगो को समझाने की कोशिश करती है कि उन सभी को डेनिस को सिल्वर विंग में वापस बुलाना चाहिए, पर इसके लिए वीगो साफ मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम डेनिस के रेस्टोरेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही
तगड़ा चल रहा है। डेनिस को ऑर्डर्स पर ऑर्डर मिल रहे हैं। लोगों को यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। साथ ही हम यहाँ बेचल को भी देखते हैं, जो अब डेनिस के काम में उसकी मदद करवाती है और यहीं रेस्टोरेंट में रहती है। और यहाँ उसे काफी मजा आता है क्योंकि यहाँ उसके साथ एटी भी है। तभी डेनिस इन दोनों का ऑर्डर लेकर आता है और इसके बाद जब ये दोनों अपना स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तब इनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। लेकिन तभी सभी लोग हेनरिएटा को याद दिलाते हैं कि उसने अब तक डेनिस को पैसे नहीं दिए हैं। दोस्तों, हेनरिएटा को अब तक जॉब नहीं मिली है। वहीं हम यहाँ एटी को देखते हैं, जो इतने सारे कस्टमर्स को बहुत ही आसानी से संभाल रही थी। मगर अगले ही पल में डेनिस के हाथों से एक बर्तन गिर जाता है और वो बीविया से कहता है, क्या तुम छुट्टी के दिन भी हमारे यहाँ आ सकते हो? और जैसे ही हेनरिएटा कहती है कि वो भी आना चाहती है, डेनिस उसे साफ मना कर देता है। अगले सीन में हम हेनरिएटा को पब्लिक बाथ हाउस में नहाते हुए देखते हैं और वो यहाँ पर सोच रही थी कि उसे किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने होंगे ताकि वो जल्द से जल्द डेनिस का कर्जा उतार पाए। अब छुट्टी वाले दिन डेनिस बीविया से कहता है, यार मुझे लगता है कि एटी का कोई बॉयफ्रेंड है। कुछ टाइम पहले से मैंने एटी को पॉकेट मनी देना शुरू किया है, मगर पैसे मिलने के बाद वो कुछ ज्यादा ही घूमने फिरने जा रही है। फिर एक दिन मैंने उसका पीछा किया और मैंने देखा कि वो किसी लड़के के साथ घूम रही है। डेनिस की ये हालत देख बीविया कहता है, अरे भाई, वो उसका दोस्त भी हो सकता है, और अगर तुम इस बात को लेकर इतना ही परेशान हो तब तुम ये उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते? मगर डेनिस को ऐसा करने में कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही है। डेनिस गुस्से में कहता है, अगर उसका लेवल 80 से कम हुआ तब मैं उसे एटी का हाथ कभी नहीं दूंगा। मगर तभी वहाँ एटी आ जाती है और डेनिस बौखला जाता है। बीविया बहाना बनाता है कि वो यहाँ डेनिस से कुकिंग सीखने आया है। ये सुन एटी कहती है कि वो भी कुकिंग सीखना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनिस एटी को बहुत ही प्यार से सिखा रहा होता है। वहीं बेचारी बीविया पर तो वो ध्यान तक नहीं देता। #बॉयज लाइफ। लेकिन दोस्तों, यहाँ एटी को देखकर डेनिस को अपने बचपन की याद आ जाती है कि किस तरह उसकी मास्टर भी उसे खाना बनाना सिखाती थी। लेकिन तभी एटी बताती है कि गलती से अंडे का छिलका भी इसमें गिर गया है। सो फिर डेनिस उसे सिखाता है कि अंडा कैसे फोड़ते हैं, जिसके बाद वो एटी को इसी तरह बहुत ही प्यार से हर एक चीज सिखाता है। और इसके बाद एटी द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार हो जाता है। डेनिस उसकी काफी तारीफ करता है। बीविया ने भी काफी अच्छा खाना बनाया है, डेनिस उस पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन तभी घंटाघर की बेल रिंग करती है। अचानक ही एटी यहाँ से जाने लगती है, ये कहकर कि उसे कहीं बाहर जाना है। अब उसके यहाँ से जाते ही मस्त सोने के बाद बेचल यहाँ आती है। डेनिस कहता है, अरे बहुत बढ़िया टाइम पर आई हो तुम, ऐसा करना कि ये दोनों डिश खा लेना। और डेनिस यहाँ बीविया को पकड़ लेता है कि चल हम उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ हेनरिएटा आ जाती है और डेनिस को बताती है कि आज वो किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देने जाने वाली है। पर डेनिस कहता है, बहुत बढ़िया टाइम पर आई हो तुम भी, तुम ऐसा करो बेचल के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। और वो खुद बीविया को लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों छुपकर, खास करके डेनिस, एटी को देख रहे हैं। देख बीविया, वो रहा एटी के साथ वो दल्ला। बीविया कहता है, अरे यार वो उसका दोस्त भी हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एटी और वो लड़का एक साथ कहीं जाने लगते हैं और वो चलते हुए एक जगह पर आते हैं। दोस्तों, ये एक आभूषणों की दुकान होती है। डेनिस को लगता है कि ये दोनों यहाँ पर अपनी शादी के लिए वेडिंग रिंग्स खरीदने आए हैं। और अब तो भैया डेनिस बड़ा परेशान हो जाता है। अब डेनिस को इतना परेशान देख बीविया कहता है, देखो मेरे पास ना एक आइडिया है। दूसरी ओर शॉपिंग के दौरान हेनरिएटा अभी भी सोच रही थी कि वो क्या करे जिससे वो डेनिस का कर्जा उतार पाए। और जब बैचलर से पूछती है कि क्या उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो बताती है कि नहीं यार, वो क्या है कि लोग जितना काम करते हैं उनके पास उतना पैसा आता है, मेरा उल्टा है, मैं जितना काम करती हूँ मेरा पैसा उतना जाता है। हेनरिएटा को इतना परेशान देख बैचल कहती है, इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भैया हेनरिएटा खुश हो जाती है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ लोगों को बीविया के बारे में कुछ बातें करते हुए देखते हैं। शायद यहाँ पर कोई प्लानिंग चल रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बीविया ने एक मेगा फोन खरीद लिया है। अब इसके बाद बीविया अपने मैजिक का यूज करके इस मेगा फोन के जरिए ज्वेलरी शॉप में हो रही अंदर की बातें सुनने लगता है। डेनिस कहता है, वाह क्या क्वालिटी है तुम्हारी। लेकिन अंदर जो बातें हो रही थी उन्हें सुनकर डेनिस खल जाता है और यहाँ वो रास्ते के बीच में ही बहुत पैनिक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत ही स्पीड में विंड मैजिक का यूज करते हुए कोई बंदा इन दादी जी का बैग चुरा कर भागने लगता है। जो देख डेनिस अब बीविया को अपने ऊपर बैठाए उस चोर का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर वो चोर सोच रहा था, उस बुड्ढी से पैसे चुराना कितना आसान था ना,
पर अगले ही पल में वो देखता है कि डेनिस उसका पीछे आ रहा है। लेकिन बेचारा बीविया घबराया हुआ था। तभी वो चोर अपने मैजिक का यूज करके घर के ऊपर चढ़ जाता है। अब ये देख बीविया अपने मैजिक का यूज करता है और इसके बाद डेनिस इस बड़े से हाथ के ऊपर से उछलकर घंटा घर से होता हुआ हवा में ही बीविया द्वारा बनाए गए हाथों से यहाँ वहाँ उछलता हुआ जैसे ही उस चोर के करीब पहुंचने वाला होता है, वो चोर अपने विंड मैजिक का यूज करता है और वहाँ से दूर भाग जाता है। और जब डेनिस छलांगे मार रहा था तभी ऊपर से बीविया बैचल और हेनरिएटा को देख लेता है। दूसरी ओर भागते हुए वो चोर सोच रहा था, मैं इनसे बचकर निकल सकता हूँ। लेकिन तभी बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में हेनरिएटा उस चोर पर हमला करके उसे धराशाही कर देती है। और फिर जैसे ही डेनिस वहाँ आता है, वो ये देखकर हेनरिएटा का सिर सहलाते हुए उसकी तारीफ करता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। अब अगले सीन में इन दोनों को पता चलता है डेनिस द्वारा कि एटी का बॉयफ्रेंड है, पर बीविया बताता है कि हमें इस पर पूरा यकीन नहीं है। अब यह बात सुन ये दोनों कहती हैं, अच्छा तो इसी वजह से आप काफी दिनों से परेशान लग रहे थे। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ एटी आ जाती है और वो सीधा डेनिस के पास आती है उसे एक तोहफा देने के लिए। वो बताती है कि उसने अपनी पॉकेट मनी बचाकर डेनिस के लिए ये तोहफा खरीदा है और इसे खरीदने में एक लड़के ने उसकी मदद की। जो सुन ये तीनों कहते हैं, अच्छा तो मतलब वो लड़का तुम्हारा। लेकिन इससे आगे की ये कुछ कहते डेनिस उन्हें चुप करा देता है। और इसके बाद जब डेनिस एटी के तोहफे को अपने हाथ में पहनता है, एटी को ये बहुत प्यारा लगता है और यहाँ डेनिस इस तोहफे के लिए एटी को थैंक्स बोलता है। दूसरी ओर कैपिटल में हम वीगो को देखते हैं, जो कि शायद किसी बड़ी हस्ती से किसी वजह से मिलने आया है। अगले सीन में हम डेनिस को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा काम करने के बाद अब काफी थक चुका था। लेकिन तभी अचानक उनके रेस्टोरेंट में एक बुढ़ा आकर कहता है, आखिरकार आप मुझे मिल ही गई लेडी एटेलियर। हेनरिएटा कहती है, ये ठरकी बुढ़ा कौन है? मगर ये बुढ़ा कहता है, ये मैं हूँ वर्कस्टेड फैमिली का बटलर स्टीवन। लेकिन इन दोनों को वर्कस्टेड फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं था। सो बिबियान और बैचल इन दोनों को बताते हैं कि वर्कस्टेड फैमिली किंगडम में मौजूद विजार्ड्स की सबसे महान फैमिली है। और ये बात सुन डेनिस हैरान हो जाता है। अब इसके बाद स्टीवन बताता है कि वो पहले वर्कस्टेड फैमिली का बटलर था और रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ऑर्डर मिलने की वजह से वो यहाँ एटी को ढूंढते हुए आ पहुंचा है। दोस्तों, एटी के पिता की मौत के बाद उनका छोटा भाई एटी की सारी संपत्ति हड़पना चाहता है और इसीलिए उसने चारों ओर ये अफवाह फैला दी कि एटी उनके परिवार की सदस्य है ही नहीं और इसके बाद उसे परिवार से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एटी के पिता की विल सबके सामने आई, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एटी ही वर्कस्टेड फैमिली की जायज वारिस है। और ये न्यूज सामने आते ही रॉयल कोर्ट ने ये फैसला किया है कि अब वो खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या एटी वर्कस्टेड फैमिली की मेंबर है या नहीं। मगर एटी यहाँ स्टीवन के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि दोस्तों परिवार से निकाले जाने के बाद एटी के साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं और इसी वजह से वो काफी डरी हुई है। सो यहाँ डेनिस अब एटी से पूछता है, क्या तुम सच में नहीं जाना चाहती? तुम्हारे इस फैसले पर तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। पर एटी कहती है कि अगर डेनिस उसके साथ जाएगा तब वो जाने के लिए राजी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बिविया और डेनिस एटी के साथ जाने के लिए अच्छे से तैयार हो गए हैं और जब डेनिस यहाँ नहीं होगा तब उसके रेस्टोरेंट का ध्यान ये दोनों रखेंगी और तभी वहाँ बहुत ही अच्छे से तैयार होकर एटी आती है। लेकिन दोस्तों एटी का मन अभी भी वहाँ जाने का नहीं था। वो यहाँ ये कहती भी है, पर वो इतने आराम से कहती है कि डेनिस कुछ सुन ही नहीं पाता। जिसके बाद ये सभी लोग घोड़ा गाड़ी में बैठकर रॉयल कैपिटल के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं। बिविया तो यहाँ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है और तभी बिविया को दिखता है द ब्लैक्स रेस्टोरेंट, पूरे रॉयल कैपिटल का नंबर 1 रेस्टोरेंट। मगर हम देखते हैं कि डेनिस तो यहाँ किसी और ही सोच में गुम था। इसके बाद ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ इनकी मुलाकात होती है इन महाशय से। इनका नाम सेस्टाविच है और ये एटी के वकील साहब हैं जो एटी का केस लड़ेंगे। और सबसे पहले ये लोग करेंगे एटी के खून की जांच। मगर सुई देखकर एटी घबराहट के मारे पागल होने लगती है और जैसे ही उसे सुई लगती है उसके बाद एटी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, वो पहचान में ही नहीं आती। इसके बाद डेनिस एटी को बिविया को सौंपकर सेस्टाविच के साथ कहीं जाने लगता है। यहाँ पर सेस्टाविच डेनिस को एटी के पिता यानी कि लॉर्ड फेमस के बारे में बताता है और ये माइंड कंट्रोलिंग मैजिक का यूज करने में एक्सपर्ट थे और हिप्नोसिस मैजिक एक ऐसे टाइप का मैजिक है जिसे कोई भी ऐसे ही नहीं सीख सकता। इससे सिर्फ एक ब्लड लाइन के लोग ही सीख सकते हैं। यानी कि अगर सच में एटी वर्कस्टेड फैमिली की मेंबर है तब उसके पास भी ये काबिलियत होगी। वैसे दोस्तों एटी के पिता का छोटा भाई जोसेफ शुरुआत से ही उनकी संपत्ति को हड़पना चाहता था
इसीलिए उसने जहर देकर एटी के माता पिता को मरवा दिया और उसके बाद एटी की जिंदगी नर्क से भी ज्यादा बदतर हो गई और कुछ ही दिनों में ये मुद्दा भी शांत हो गया। लेकिन जब से लॉर्ड फेमस की विल लोगों के सामने आई है तब से इस मुद्दे ने फिर से आग पकड़ ली है। इसीलिए अब रॉयल कैपिटल खुद इस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके बाद ये सभी एक मैजिक क्रिस्टल तक पहुंचते हैं। इसके बाद सेस्टाबिच इसमें एटी के खून की बूंद डालता है और फिर लॉर्ड फेमस के खून की बूंद डालता है, जिसे गवर्नमेंट ने संभाल कर रखा था, जिससे एक क्रिस्टल क्रिएट हो जाता है। और ऐसे ही एक और टेस्ट से ये साबित हो जाता है कि एटी ही लॉर्ड फेमस की इकलौती औलाद है। पर हम देखते हैं कि इस रिजल्ट से एटी इतनी खुश नहीं होती। अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। डेनिस को देख यहाँ जोसेफ कहता है, अरे ये तो वही फट्टू है ना जिसे सिल्वर फैंग से लात मार कर निकाल दिया गया था। डेनिस भी यहाँ उसे पलट जवाब देता है, पर तभी जज कहते हैं, शांत रहो डेनिस ब्लैक। लेकिन डेनिस का सरनेम सुन विविया हैरान हो जाता है। अब इसके बाद जज लॉर्ड फेमस की विल पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एटी ही उनकी जायदाद की असली वारिस है। लेकिन यहाँ जोसेफ का वकील कहता है, जज साहब देखिए, ये सच है कि एटी लॉर्ड फेमस की बेटी है, मगर एटी का जन्म लॉर्ड फेमस की किसी रखेल से हुआ है। ये सुन सेस्टाबिच कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम ब्लड वेरिफिकेशन टेस्ट करें, जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। जोसेफ कहता है, इस टेस्ट से कुछ नहीं बदलने वाला, वो रहेगी तो एक रखेल की बेटी ही। पर सेस्टाबिच कहता है, देखते हैं। इसके बाद डॉक्टर आकर एटी का खून लेता है। अब इसके बाद जज सभी को एक स्टिक पकड़ने को कहती हैं। इसी के जरिए वो शख्स चुना जाएगा जो ये ब्लड वेरिफिकेशन टेस्ट करेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ चूजन वन होता है बटलर स्टीवन। अब हम देखते हैं कि स्टीवन सबसे पहले एटी का खून डालता है और फिर लॉर्ड फेमस का, और ये मैच हो जाता है। इसके बाद बारी आती है एटी का खून लॉर्ड फेमस की बीवी लेडी एलिजा के साथ मैच करने की। लेकिन इस बार ये मैच नहीं करता, जो देख ये हैरान हो जाती हैं। सेस्टाबिच कहता है, यहाँ जरूर से कोई गलती हुई है, मगर जोसेफ कहता है, ये गलती नहीं सच है, ये बस एक रखेल की बेटी है। और इसके बाद जोसेफ जो बातें कहता है उन्हें सुन एटी को बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद जज कहता है, ये साबित हो चुका है कि एटी लॉर्ड फेमस की बेटी है, लेकिन वो जायज वारिस नहीं है, यानी कि जायदाद का असली वारिस जोसेफ ही रहेगा। लेकिन तभी यहाँ डेनिस की नजर स्टीवन पर जाती है, जो शायद कुछ छुपा रहा था, जिसके बाद वो सीधा जाता है स्टीवन के पास और वो उसे उठा लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ स्टीवन के हाथ पर एक कट था, यानी कि उसने यहाँ गद्दारी की थी, वो भी जोसेफ के कहने पर। अगर वो जोसेफ की बात मानता है तब जोसेफ उसे फिर से फैमिली का मेन बटलर बना देता। पर तभी जज उससे कहता है, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मगर डेनिस यहाँ सब समझ जाता है। वो कहता है, शुरुआत से ही किसी भी स्टिक पर कोई निशान नहीं था, बल्कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। और यहाँ इन लोगों ने एटी के साथ इतना बुरा किया है कि डेनिस यहाँ गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। कुछ सैनिक उसे रोकने आते हैं और वो सबको खत्म करने के लिए तैयार था। सो यहाँ बीविया उसे समझाता है कि अगर उसने यहाँ खुद पर काबू नहीं किया तब उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद ना जाने एटी के साथ क्या होगा। ये सुनकर डेनिस शांत हो जाता है। अब इसके बाद वहाँ से बाहर आकर डेनिस कहता है, मुझे यहाँ एटी को लाना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद ये सभी एक प्रॉपर्टी पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ वर्कस्टेड फैमिली की सारी बुक्स और नॉलेज हैं जो एटी के खाते में आई हैं। और इस जगह की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर एटी एक जाल में फंसकर नीचे गिर जाती है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये असल में एक हिडन रूम था। और जब विविया और सेस्टाबिच यहाँ की कुछ बुक्स पढ़ते हैं तब उनके होश उड़ जाती हैं। डेनिस पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कीमती मिल गया? और विविया कहता है कि ये कीमती नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। सच में इन किताबों को देखकर ये दोनों पागल हुए जा रहे थे। और इसके बाद सेस्टाबिच को कुछ समझ आता है कि शायद लॉर्ड फेमस का शुरुआत से यही प्लान था। वो अपनी बिल के जरिए लीगली ये सारी किताबें और नॉलेज एटी को सौंपना चाहते थे। डेनिस कहता है कि वाह, क्या प्लान था। वैसे एटी, अब तुम इस नॉलेज के खजाने के साथ क्या करोगी? वो कहती है कि हम इसे रेस्टोरेंट में रखेंगे ताकि सब इसे पढ़ पाएं। मगर विविया और सेस्टाबिच को उसका ये फैसला कुछ खास अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन जब ये लोग रॉयल कैपिटल से जाने वाले थे तब विविया थोड़ा लेट हो जाता है। पर वो रास्ते में एक शख्स से मिलता है जो दिखने में बिल्कुल डेनिस की तरह था। ये सिर्फ दिखने में डेनिस की तरह था, पर इसका ऑरा बिल्कुल अलग था। पर तभी डेनिस विविया को बुलाता है क्योंकि वो लेट हो रहे थे। और उसके बाद इस शख्स के पास एक लड़की आती है और पूछती है कि ये शख्स कौन है। ये कहता है कि ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और ये कहकर ये शख्स यहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनिस के रेस्टोरेंट के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी थी।
भाई के रेस्टोरेंट का खाना होता ही इतना लाजवाब है और अब तो यहाँ पर जो एंशिएंट मैजिक बुक्स का खजाना है उसे पढ़ने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। और डेनिस के रूल के मुताबिक जब तक आप यहाँ खाना खा रहे हैं तब तक आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन खाना खत्म होते ही आपको यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी एक आदमी डेनिस से कहता है कि उसकी बीवी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और मेडिसिन के ऊपर बेस्ड ये जो मैजिकल बुक है इसके फॉर्मूला से ही उसकी बीवी की बीमारी ठीक हो सकती है। इसीलिए वो डेनिस से ये बुक कुछ वक्त के लिए मांगता है और डेनिस एटी से पूछता है कि उसका क्या फैसला है और एटी उससे वो बुक ले जाने की स्पेशल परमिशन दे देती है। लेकिन जब बाकी के कुछ लोग इसी तरह से बुक्स मांगते हैं तब डेनिस साफ तौर पर मना कर देता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और डेनिस अपने पूरे जोश के साथ खाना बनाने लगता है और थोड़ी ही देर में डेनिस सभी ऑर्डर्स कंप्लीट कर देता है। लेकिन फिर अगले सीन में हमें डेनिस का पास दिखाया जाता है, जहाँ एक काली बरसात वाली रात में हम बेचारे छोटे डेनिस को एक सड़क किनारे बैठा हुआ देखते हैं। वो काफी भूखा भी होता है, पर तभी डेनिस देखता है कि उस रास्ते से गुजरने वाले एक शख्स का सामान गलती से वहीं गिर गया है। सो डेनिस वो सामान उस औरत को वापस करने जाता है। वो औरत ये देखती है कि ऐसी हालत में होने के बावजूद भी डेनिस उसका वॉलेट उसे लौटाने आया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो औरत डेनिस को खाना देती है। डेनिस वो खाना खाता है और उस खाने को खाते ही उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। डेनिस को इतने चाव से खाना खाते हुए देख वो औरत भी खुश होती है, पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि डेनिस ये सब ख्वाब देख रहा था। हमें जानने को मिलता है कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से डेनिस बेहोश हो गया था और अब उसे बहुत तेज बुखार है। दोस्तों, डेनिस के बीमार हो जाने की वजह से एटी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो डेनिस की बहुत ज्यादा फिक्र करती है। पर डॉक्टर ने बताया है कि बस ज्यादा काम करने की वजह से डेनिस को बुखार आ गया है और अब बस उसे आराम करने की जरूरत है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब तो डेनिस के पास से जाने लगते हैं, पर एटी वहीं बैठ जाती है, जिसके बाद ये सभी सोचने लगते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इन्हें एक आइडिया आता है कि इन्हें डेनिस के लिए कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना चाहिए, पर क्योंकि खाना बनाने में आग भी जलानी पड़ती है, इसीलिए हेनरिएटा अपना आर्मर पहन लेती है। जिसके बाद हेनरिएटा खाना बनाने के लिए मीट लाती है। अब वो मीट को काटने के लिए कुछ इस तरह से तैयार थी कि मीट के साथ पूरा टेबल भी कट जाए। और अब इसके बाद जैसे ही बेचल यहाँ आती है वो इन दोनों की बकचोदी देखती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एंट्री लेता है सेस्टाविच। दूसरी ओर एटी अभी भी डेनिस के पास ही बैठी हुई थी। डेनिस का बुखार बढ़ता जा रहा था। एटी को लगता है कि डेनिस उसकी वजह से बीमार पड़ा है और इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेनिस का ख्याल रख रही है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर हमें फिर से अब डेनिस का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि डेनिस बहुत ही ज्यादा शरारती था। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये मोहतरमा जिन्हें डेनिस मिला था ये एक हेड शेफ हैं। जिसके बाद ये शेफ हेड शेफ से डेनिस की बुराई करता है कि देखिए डेनिस ने सारा काम सत्यानाश कर दिया है। पर हेड शेफ कहती है कि वो अभी बस एक बच्चा है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा और डेनिस ये बात सुन लेता है। जिसके बाद अगले सीन में वो अपने हाथों से खाना बना कर लाता है, लेकिन वहाँ वो सीधा रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नोबल्स बैठे हुए थे और यहाँ डेनिस एक नोबल मोहतरमा को अपनी वो डिश टेस्ट करने को कहता है, लेकिन वो खाते ही मोहतरमा को उल्टी आने लगती है। जो देख ये जो शेफ होता है वो डेनिस से नाराज हो जाता है और तभी वहाँ पर हेड शेफ आती हैं और वो देखते ही समझ जाती हैं कि आखिर मामला क्या है। जिसके बाद वो कुछ इगड़म तिगड़म करती हैं और फिर डेनिस के हाथ की बनी वही डिश उन मोहतरमा को खाने को देती हैं। और अब जब वो मोहतरमा वो खाना खाती हैं तब उन्हें ये स्वादिष्ट लगता है। हेड शेफ कहती हैं माफ करना, पर शायद से ये बच्चा हमारे रेस्टोरेंट का मेन इंग्रेडिएंट डालना भूल गया था। अब अगले सीन में डेनिस उन मोहतरमा के पास आता है और उनसे माफी मांगता है, लेकिन फिर बेचारा रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने काफी अच्छा खाना बनाया था। सो हेड शेफ उसे समझाती हैं कि उसे ये बात समझने की जरूरत है कि खाने में कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में डालना चाहिए। जिसके बाद डेनिस पूछता है कि आपने उस खाने को स्वादिष्ट कैसे बना दिया था। मोहतरमा कहती हैं कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल था, आखिर मैं एक हेड शेफ हूँ। जो सुन डेनिस कहता है कि मैं भी आपकी ये स्किल सीखना चाहता हूँ। और वहीं अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एटी डेनिस के पास वहीं सो जाती है। वहीं दूसरी ओर बीबिया पूछता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ सेस्टाविच। वो बताता है कि वो यहाँ पर मैजिक से रिलेटेड एक बहुत ही खास किताब पढ़ने आया है, पर क्योंकि इस वक्त डेनिस बीमार है इसीलिए ये महाशय कहते हैं कि हमें डेनिस के लिए कुछ पौष्टिक बनाना चाहिए। और सेस्टाविच यहाँ जोर देकर कहता है
कि इन्हें चावल बनाने चाहिए और अब हमें ध्यान देना है कि हम किस तरह से चावल के साथ पौष्टिक खाना बना सकते हैं। और यहाँ से एस्टर्बिच के अंदर से डिवाइन पावर निकलने लगती है, जिसके बाद ये सभी लोग थोड़ी बहुत ज्यादा ही बकचोदी करने लगते हैं। और देखो भाई, इनकी ये बकचोदी मुझे और हेनरिएटा को समझ नहीं आती। हेनरिएटा को तो महसूस होता है कि वो तो भाई इन लोगों से बहुत दूर है, और भाई इन लोगों की बकचोदी बढ़ती जा रही है। मतलब ये भी कोई बात है कि हमें कौन सी आग जलानी चाहिए। हेनरिएटा शांति से दूसरी ओर आकर बैठ जाती है। वहीं इनकी असीमत बकचोदी का परिणाम ये निकलता है कि ये लोग फैसला करते हैं कि ये खाना बनाने के लिए 2 प्रकार की आग का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही अजीब से बर्तन और इक्विपमेंट का। भाई लोग, हेनरिएटा का कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन तभी वहाँ एंट्री लेकर आता है ये भड़वा। भाई ये एक अजीब सी नोटबुक होती है और इसमें हेनरिएटा एक ऐसा मैजिकल डिवाइस देखती है जिसमें चावल पकाए जा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग इस डिवाइस के बारे में और जानने लगते हैं। और ये भड़वा कहता है कि भाई लोग, ये जो मॉडल है ना इक्विपमेंट का, ये फलाना है और ढिमका है। जिसके बाद हेनरिएटा उसके साथ फलाना ढिमका बात करने लगती है। और अब इन दोनों की बातें इन तीनों को समझ नहीं आती, वैसे इन 5 की बातें मुझे समझ नहीं आती। और इसके बाद इसी इक्विपमेंट में चावलों को पकाया जाता है। तभी वहाँ एटी आ जाती है और हमें जानने को मिलता है कि अब डेनिस का बुखार थोड़ा कम हो चुका है। हेनरिएटा बताती है कि ये लोग डेनिस के लिए पौष्टिक खाना बना रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस पौष्टिक आहार में एटी अंडे मिलाने का फैसला करती है। इसी दौरान ये लोग बातें करने लगते हैं कि इन्हें किस टाइप का खाना पसंद है और किस टाइप का नहीं। और हेनरिएटा यहाँ भी बकचोदी करना बंद नहीं करती। बात चल रही थी कि किसको क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। ये बताने लगती है कि इसको कौन से जूते पसंद हैं। ओ भाई, मतलब ये जूते खाती है। इसकी हरकतें भी वैसी ही हैं, जूते खाने वाली। तभी बिबिया और बैचल कहती हैं, नाउ प्लीज स्टॉप दिस बकचोदी। और अब रात के वक्त जब डेनिस की आंख खुलती है तब एटी उसके लिए खाना लेकर आती है। और जब डेनिस इस खाने को खाता है तब उसे वही सुकून मिलता है जो उसे बचपन में मिला था। और वो यहाँ एटी से कहता है इसके लिए शुक्रिया, जो सुन यहाँ एटी भी खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम हेनरिएटा को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। और तभी वो बिबिया से मिलती है। इन दोनों ने ही बैग्स टांगे हुए थे। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि आज कोई स्पेशल डे है। दूसरी ओर हम डेनिस और इन दोनों को भी देखते हैं और ये सभी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और तभी वहाँ पर ये दोनों भी आ जाते हैं। ये सभी कहीं जाने वाले हैं। इन्होंने अपने साथ बाल्टी, साबुन और तौलिया रख लिया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी एक बाथ हाउस में आए हैं और यहाँ हमें डेनिस की डैशिंग बॉडी देखने को मिलती है। बिविया कहता है कि वाह क्या बॉडी है भाई, बट वो खुद अपना शरीर छुपा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी नहीं है। डेनिस कहता है, अरे यार ऐसी बॉडी बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस हर दिन 2-4 हजार पुशअप्स लगाओ। वैसे अब हमें नहाना है, जल्दी अपनी तौलिया उतारो। दूसरी ओर हम इन देवियों को देखते हैं और यहाँ बैचल कहती है, मिस हेनरिएटा आपका फिगर कितना लाजवाब है। उसके बाद ये सभी गर्म पानी में नहाती हैं। #मचानी लाइफ। और नहाने के बाद ये सभी स्वादिष्ट भोजन करने के लिए बैठ जाती हैं। अब इसके बाद बकचोदी की शुरुआत हेनरिएटा से होती है। आज यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं आज के दिन को एंजॉय करने के लिए। पर इसके बाद वो कहती है, अब तक तुम सभी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और आखिरकार अब मुझे एक जॉब मिल चुकी है। और इस जॉब में हेनरिएटा एडवेंचरिंग नहीं करेगी बल्कि उसकी पोजीशन नाइट्स के साथ है और इस काम में वो लोगों की मदद करेगी। और यहाँ वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद बारी आती है बिबिया की। बिबिया बताता है कि उसे भी एक नई पार्टी मिल गई है। वो पार्टी कुछ खास स्पेशल नहीं है पर उसके लिए बहुत है। हेनरिएटा कहती है, कितनी अच्छी बात है, तुम्हें भी मेरी तरह जॉब मिल ही गई। पर बिबिया कहता है, मुझे अपने साथ कंपेयर मत करो, मैं अपने खाने का बिल शुरुआत से देता आ रहा हूँ। अब इसके बाद बारी आती है बैचल की। बैचल बताती है कि कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ गुजारने के बाद वो कैपिटल जाने वाली है ताकि वो एक मैजिक स्कूल इंस्ट्रक्टर बन सके। देखकर लगता है कि ये सभी एक नई शुरुआत करने वाले हैं और इसी का जश्न मनाने ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर ये सभी स्वादिष्ट भोजन का भी मजा ले रहे थे और यहाँ मैं आलू खाते खाते थक चुका हूँ। पर तभी यहाँ बिबिया कहता है कि हम सभी अब अपने अलग अलग रास्तों पर जाने वाले हैं, मुझे तो थोड़ा अकेलापन लगेगा। पर डेनिस कहता है, बेवकूफ जैसी बातें मत करो, तुम सभी वो करने के लिए यहाँ से जा रहे हो जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। और ये बात सुन सभी का मूड फिर से प्रफुल्लित हो जाता है। और इसके बाद डेनिस अपनी दिव्य कला का यूज करके तहलका खाना बनाता है। और इसके बाद ये खाना दिखने में तो काफी स्वादिष्ट लगता ही है, लेकिन तभी अचानक यहाँ ये भड़वा कहाँ से आ जाता है। ये अच्छे खाने की खुशबू सूंघते हुए आ गया है। डेनिस उसके पास जाकर कहता है कि अरे तुम तो तुम्हारा नाम क्या है। पर दोस्तों एटी को इसका नाम याद होता है, पोल्वो, जिससे ये बहुत खुश होता है। डेनिस कहता है, अच्छा
तो तुम्हारी बदौलत मुझे वो स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। शुक्रिया। पोल्वो कहता है, जैसे ही मुझे पता चला तुम लोग यहाँ बारबेक्यू कर रहे हो, मैं भी यहाँ आ गया। अब अपन लोग यहाँ पर जश्न मनाएंगे। और तभी वो यहाँ पर लाता है अपनी मेट्स के साथ मीट। वो मेट उस मीट को उछालती है और यहाँ डेनिस पल भर में ही उछलकर उस मीट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसके बाद ये सभी लोग इसका आनंद लेने लगते हैं और यहाँ एटी डेनिस को अपने हाथों से खाना खिलाती है। बेचारी पोल्वो को यहाँ जलन होती है, सो हमारी प्यारी एटी उसे भी अपने हाथों से खिलाती है। और इसके बाद क्या, पोल्वो अपने सुहाने सपनों में खो जाता है। लेकिन इसके बाद बीविया डेनिस से कुछ पूछता है। कोर्ट रूम में जज साहब ने तुम्हें डेनिस ब्लैक्स कहकर बुलाया था, इसका मतलब तुम ब्लैक्स रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हो। डेनिस बताता है कि उस रेस्टोरेंट की हेड शेफ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे उनका सरनेम यूज करने की इजाजत दी, पर फिर एक दिन किसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया। पर अब मुझे समझ आया कि उस वक्त वो बस मुझे समझा रही थी। डेनिस आगे कहता है, उस वक्त मैं लेवल 90 के करीब था और उसके बाद मैंने वो रेस्टोरेंट छोड़ दिया। उसके बाद मैं दुनिया में बहुत जगहों पर गया और उसके बाद मैंने एक लंबा वक्त सिल्वर विंग के साथ गुजारा। दूसरी ओर हम इन दोनों बहनों को देखते हैं जो स्वादिष्ट खाना खाने के लिए डेनिस के रेस्टोरेंट की ओर जा रही हैं। लेकिन वहां पहुंचकर ये दोनों देखती हैं कि अरे रेस्टोरेंट तो बंद है। और तभी अचानक वहां से दो लोग गुजरते हैं जो इन्हें धक्का देते जाते हैं। गुस्से में आकर ये मोहतरमा अपने मैजिक से एक तीर चलाती हैं। फिर ये दूसरी मोहतरमा अपने मैजिक का यूज करके उस दूसरे बंदे को धराशाही कर देती हैं। और इसके बाद ये दोनों काफी खुश होती हैं। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहीं पास में आग लग चुकी है। दूसरी ओर जब तक ये सभी वापस लौटते हैं तब तक काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक इन्हें उस जगह पर रोशनी नजर आती है जिस जगह इनका रेस्टोरेंट है। और अगले ही पल में डेनिस रेस्टोरेंट की ओर भागना शुरू कर देता है। और इसके बाद जब वो वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि उसका रेस्टोरेंट चल रहा है। बाकी सभी के भी ये देख होश उड़ चुके थे। रेस्टोरेंट इनकी आंखों के सामने खाक हो रहा था। और तभी ये दोनों बहनें बताती हैं कि ये आग इन दोनों आदमियों ने लगाई है और ये दोनों नाइट मिस ट्रूप पार्टी से होते हैं। ये दोनों आदमी यहाँ कहते हैं, तुम सभी को बहुत ज्यादा घमंड आ गया था ना, ये उसी घमंड का अंजाम है। और इसी तरह डेनिस का रेस्टोरेंट चलता रहता है। और जब आग शांत होती है तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। वो जगह जो डेनिस और बाकी सबके लिए इतनी ज्यादा खास थी वो राख हो चुकी है। और वो सारी किताबें भी जो यहाँ रखी हुई थी। बीविया कहता है कि क्योंकि डेनिस ने उसे बचाया था इसीलिए नाइट मिस ट्रूप के लोगों ने ये किया है, ये सब मेरी गलती है। वहीं हेनरिएटा यहाँ रो रही थी। बेचल कहती है कि नहीं, ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। पर डेनिस कहता है इसमें तुम में से किसी की गलती नहीं है। ऐसा करने का ऑर्डर जरूर से जोसेफ ने वीगो को दिया होगा और वीगो ने ये काम नाइट मिस ट्रूप के जरिए कराया है। ये सुन बीविया कहता है तब तो हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। पर डेनिस कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और टाउन में जाकर एक और रेस्टोरेंट खोल लूंगा। पर ये लोग कहते हैं कि हमें उनका सामना करना चाहिए। डेनिस कहता है ये कहना आसान है पर करना नहीं, क्योंकि इसमें एक ग्रेटेस्ट नोबल हाउस, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी, कुछ खतरनाक गुंडों के साथ है और हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि उनका सामना कर सकें। और ये कहकर डेनिस एटी के साथ यहाँ से जाने लगता है। बीविया कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत को क्या हो गया डेनिस, तुम तो एटी के लिए पूरे किंगडम को अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार थे। पर डेनिस यहाँ उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। और इसके बाद डेनिस उस कमरे में आता है जहाँ उसने अपने सारे पैसे छोड़ कर रखे थे। एटी पूछती है कि क्या सच में तुम ये सब छोड़कर चले जाओगे। पर डेनिस कहता है अगर मैंने कुछ किया तो वो फिर से मेरा पीछा करेंगे और फिर से वही होगा जो आज हुआ, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी दोबारा हो। पर दूसरी ओर ये तीनों बहुत ज्यादा उदास थे और तभी अचानक इनके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। दूसरी ओर एटी पूछती है क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। डेनिस कहता है तुम अब भी मेरे साथ जाना चाहती हो, मेरी वजह से तुम्हारी वो सारी नॉलेजेबल बुक्स चल गई। पर एटी कहती है मुझे उन किताबों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ, आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी। डेनिस कहता है चलो ठीक है, अब हम कहीं और चलते हैं और शायद चीजें शांत होने के बाद हम वापस यहाँ लौट कर आए। दूसरी ओर ये काफी सारे आदमी आकर इन तीनों को घेर लेते हैं। और इसके बाद जब डेनिस और एटी बाहर आते हैं तब हम इन तीनों को भी बाकी आदमियों के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। ये तीनों एक एक करके कहते हैं हम समझ चुके हैं कि आखिर आप क्यों इस तरह से डरकर भाग रहे हैं। हम जानते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी को कोई चोट आए, लेकिन आप खुद दूसरों के लिए चोट खाने से नहीं डरते। दोस्तों जो टाउन के बाकी के लोग हैं वो यहाँ आए हैं डेनिस की मदद करने के लिए। जिसके बाद ये लोग आगे कहना शुरू करते हैं हम सभी को कहीं ना कहीं से निकाला गया है और आखिर में हम इस जगह आ पहुंचे और हम जानते हैं कि आपको भी आपकी पार्टी से निकाला गया था, पर इस बार आप बस यहाँ से भाग रहे हैं।
पर हम सभी चाहते हैं कि आप यहाँ से भागे ना, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तभी वहाँ पोल्वो आकर कहता है, जिसने एटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है वो बच नहीं सकता। यहाँ पर ये दोनों बहनें भी आई थीं, साथ ही ये दो नाइट्स जिन्हें हम नहीं जानते, विविया, हेनरिएटा, बैचल, ये तीनों कहते हैं कि हमें एक साथ मिलकर उनका सामना करना चाहिए। अब इन सब की ये बातें सुन डेनिस मन में कहता है, मैं सच में एक नंबर का बेवकूफ हूँ। मैं खुद तो दूसरों से ये कहता हूँ कि वो उन चीजों को कभी खुद से दूर ना जाने दें जो उनके दिल के करीब होती हैं, पर जो मैं कर रहा था वो भी तो गलत था। मैं इन सबको छोड़कर जा रहा था। और अब डेनिस कहता है, तुम लोग सच में बहुत अजीब हो, पर अब मैंने तय कर लिया है, हम मिलकर उनका सामना करेंगे। ये बात सुन सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हेनरिएटा कहती है, अब हमें अपनी टीम का कोई नाम रखना चाहिए। एटी सजेस्ट करती है, द आउटकास्ट रेस्टोरेंट। और हाँ, इसके बाद यही इनकी टीम का नाम रखा जाता है। और अब टीम का लीडर होने के नाते हमारे डेनिस महाशय दो शब्द कहेंगे, मेरे साथियों, हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, आप सभी लोग काफी जोश में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैटी आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कैटी सिल्वर विंग की ओर से डेनिस से माफी मांगने आई है। हमें पता चलता है कि कैटी ने वीगो की बातें सुन ली थी, जहाँ वीगो कह रहा था कि उसके रेस्टोरेंट में आग लगा देना। और इसके बाद कैटी ने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेनिस तक पहुंचने की कोशिश की है, पर फिर भी उसे आने में देर हो गई। डेनिस कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, तुम मुझे वीगो की हर एक चाल के बारे में बताओ। कैटी कहती है, यहाँ जो कुछ हुआ उसमें मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सिल्वर विंग की हिफाजत करूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और फिर जब कैटी जाने लगती है तब डेनिस कहता है, माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम्हारे कंधों पर भी जिम्मेदारियां हैं। जिसके बाद कैटी यहाँ रुक जाती है। अब अगले सीन में घोड़ा गाड़ियों से कहीं जाते हुए हम डेनिस को देखते हैं, जो बाकी सबको बताता है कि ब्लैक्स रेस्टोरेंट की हेड शेफ जीनी ब्लैक्स का लेवल 100 है। और ये बात सुन इन सबके होश उड़ जाती हैं। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इस दुनिया में एक इंसान का मैक्सिमम लेवल 100 तक ही हो सकता है, 100 से ज्यादा आगे कोई नहीं जा सकता। और हमारा डेनिस तो इस वक्त लेवल 99 पर है। जिसके बाद विविया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगता है कि अगर किसी का लेवल 100 तक हो जाता है तब उसका नाम तो इतिहास में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि लेवल 100 तक पहुंच जाने के बाद वो एक रैंक सोवेरेन बन जाता है, जैसे द प्रोजेनिटर ऑफ मैजिक, किंग ऑफ स्ट्रेंज डिवाइसेस यूजोट, एंड द एडवेंचरिंग सोवेरेन नातुरा, एंड द फर्स्ट किंग युंगफ्रे। ये सभी इतिहास के रैंक सोवेरेन थे। डेनिस कहता है, बस भाई थोड़ा शांत हो जा। वो बताता है कि जो हेड शेफ हैं उन्हें सिर्फ कुकिंग स्किल्स आती हैं, ना कि कॉम्बैट स्किल्स। और दोस्तों, डेनिस उन्हीं मोहतरमा से मदद मांगने जाने वाला है। अब कैपिटल पहुंच जाने के बाद ये सभी थोड़ा पर्दा वगैरह कर लेते हैं। अब इसके बाद विविया तो सबसे पहले एक कपड़ों की दुकान पर आता है और यहाँ उसके लुक्स स्टाइल देखकर भैया एक मोहतरमा उस पर फिदा हो जाती हैं। दूसरी ओर हम बैचल के ग्रुप को देखते हैं, जो कैपिटल में मौजूद सभी विजार्ड से मदद मांगने वाले हैं और इसके लिए ये अपना बेस्ट देंगे। दूसरी ओर हेनरिएटा आती है सेस्टाविच के पास। और भाई लोग, यहाँ पर कुछ कानूनी बातें हो रही हैं, तो देखो मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे ये बातें समझ नहीं आती। पर हेनरिएटा के पास यहाँ एक प्लान था। सेस्टाविच पूछता है, तो प्लान क्या है आपका? इसके बाद हम पोल्वो को देखते हैं, जो एटी के लिए अपनी जी जान लगा रहा था। यहाँ वो बेचारे मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। तभी वो देखता है कि एटी कुछ देख रही है। ये तो भोंपू होता है, लेकिन ये अभी खराब है, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इसको ठीक करने का। लेकिन तभी हमें यहाँ पर ये बंदा दिखता है। अरे तुम्हें याद होगा, ये वही है जो डेनिस के पास से एक बुक ले गया था अपनी बीवी के इलाज के लिए। और क्योंकि अब इसकी बीवी की बीमारी ठीक हो चुकी है तो ये इस किताब को लौटा रहा है और यहाँ पर ये एटी का शुक्रिया अदा करना चाहता है। वो पूछता है, अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ, मैं काफी जाना माना विजार्ड हूँ। जो सुन पोल्वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें आपकी मदद चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और तभी अचानक एटी के पास से एक तेज हवा का झोंका आता है। दूसरी ओर डेनिस पहुंच चुका था ब्लैक्स रेस्टोरेंट के पास, लेकिन अंदर जाने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस तरह वो सबको छोड़कर बाहर निकला था। लेकिन वो क्या है कि डेनिस थोड़ा बेशर्म है मेरी तरह। वो अंदर चला जाता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उसे देखते ही ये मिट चिल्लाकर कहती है, डेनिस वापस आ गया है। और ये बात सुनते ही वहां पर सभी लोग उसे घेर लेते हैं। डेनिस बताता है कि वो यहाँ हेड शेफ से मिलने आया है और यहाँ हैज मोची नाम की ये लड़की डेनिस का वेलकम करती है और वो डेनिस को बताती है कि हेड शेफ उस कमरे में है। फिर वो डेनिस को उस कमरे तक ले जाती है। जिसके बाद यहाँ पर भी डेनिस बेशर्म की तरह अंदर चला जाता है। हम
काफी वक्त बाद मिल रहे हैं ना। पर हेड शेफ कहती हैं, अरे ये तो वही बेवकूफ है जिसे चावल बनाना तक नहीं आता। वैसे क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिला? डेनिस कहता है, अब तक नहीं, मैं अब तक 100 लेवल तक नहीं पहुंच सका। मोहतरमा पूछती हैं, तुम्हारे आने की वजह क्या है? सो अब डेनिस बताता है जो कैटी ने उससे कहा था कि जल्द ही कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, जिनमें शामिल है रॉयल कोर्ट का जज जोसेफ फॉर्कस्टेड, नाइट मिस ट्रूप का लीडर हुपर और सिल्वर विंग बैटालियन का वीगो। और खुद से ही ये बातें बड़बड़ाने के बाद कैटी यहाँ से चली जाती है। अब ये सब बात सुन मोहतरमा कहती हैं, सुनकर लगता है जैसे सभी विलन्स एक साथ आने वाले हैं। वैसे यहाँ तुम मुझसे क्या चाहते हो? डेनिस कहता है, मुझे जानकारी चाहिए कि वो कब और कौन सी जगह पर एक साथ मिलने वाले हैं, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मोहतरमा कहती हैं, तुम जानते हो ना, एक शेफ होने के नाते मैं तुम्हें एक डिनर पार्टी खराब नहीं करने दे सकती। डेनिस कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ। जिसके बाद ये मोहतरमा कहती हैं, शुरुआत में मुझे लगता था कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो बस पहले दूसरों के बारे में सोचता है और फिर अपने बारे में, लेकिन इस बार तुम इतना आगे क्यों आ रहे हो? ये बात सुनते ही डेनिस के जहन में ये सब लोग आते हैं और डेनिस कहता है, मैं ये उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें मेरे रेस्टोरेंट में आना पसंद है, और मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर फिर भी मैं ये उनके लिए करूँगा। ये बात सुन मोहतरमा कहती हैं, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। डेनिस, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और सब कुछ सिखाया भी है, सिवाय एक चीज के, वो एक पीस जो तुम्हें लेवल 100 तक पहुंचाएगा। अब इसके बाद मोहतरमा डेनिस को एक हिंट देती हैं, पर वो हिंट समझना ही बहुत मुश्किल है भाई। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि हजमोची हेड शेफ की ओर से डेनिस के लिए कुछ लेकर आई है, वो इन्फॉर्मेशन जो डेनिस को चाहिए थी, और अब सभी लोग जो होने वाला है उसके लिए तैयार हैं। अब अगले दिन हम वीगो को देखते हैं जो आज किसी जरूरी काम की वजह से बाहर जा रहा है। हम देखते हैं कि कैटी इस तरह से उसे गुड लक विश करके चली जाती है, और फिर वीगो भी उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। और इसके बाद हमें वीगो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ बचपन से ही वीगो को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और उसका एक छोटा भाई भी था। हमें जानने को मिलता है कि इनके पिता की मौत एक बीमारी की वजह से हो गई, और फिर इनकी माँ किसी आदमी के साथ भाग गई, और वीगो के छोटे भाई को भी एक बीमारी है। दोस्तों, वीगो हमेशा अपने हिस्से का भी खाना अपने भाई को खिला देता। इसी बात से खुश होकर एक दिन उसकी मालकिन उसे खाना देती है, पर उनके जाते ही वीगो कहता है, अच्छी बात थी कि तुम यहाँ थे, तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मैं उन्हें आसानी से बेवकूफ बना सका। पर शाम के वक्त हम देखते हैं कि इन मोहतरमा के बेटे का कुत्ता वीगो को देखकर भौंक रहा है। यह कुत्ता हमेशा वीगो को देखकर भौंकता है, और अगले दिन फिर उस कुत्ते की लाश मिलती है। हमें जानने को मिलता है कि इस कुत्ते को रात में वीगो ने मार दिया था। वो अपने भाई से गुस्से में कहता है, इस कुत्ते को हमसे ज्यादा बेहतर खाना मिलता था खाने को। फिर इन्हें पास में ये हथियार मिलता है जिससे कुत्ते को मारा था, और ये वीगो का था। वीगो कहता है कि वो कल इसे अपने साथ ले जाना भूल गया था, लेकिन तभी इन्हें वीगो के भाई के कपड़ों पर खून नजर आता है, क्योंकि उस कुत्ते की मौत के बाद वो उसे पकड़कर रो रहा था। अब यहाँ उसके भाई पर खतरा आ रहा था, इसलिए वीगो यहाँ पर अपनी गलती मान लेता है, और इसके बाद वीगो को सजा मिलती है। और रात के वक्त जब वीगो घर वापस आता है, तब हम देखते हैं कि उसकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी। वीगो बहुत गुस्से में था, और फिर अगले सीन में हम मोहतरमा के घर को आग में जलते हुए देखते हैं। वीगो भी दूर से ये सब देख रहा था, आखिर ये किया तो उसी ने है। इसके बाद वीगो कहता है, मैं भी आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ूंगा, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब तक उसका भाई उसे छोड़कर भाग चुका था। लेकिन इसके बाद वीगो ने कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू किया। ट्रेनिंग करते हुए दिन गुजरे, रातें गुजरी, हाथों से खून बहा, पर वो रुका नहीं। फिर एक बार उसका सामना कई गुंडों से हुआ, और उसने सबको बहुत बुरी तरह से हराया। और इसके बाद वो ज्वाइन हुआ सिल्वर विंग पार्टी में, जिसका लीडर था गैडियस। अब तक वीगो लेवल 80 तक पहुंच चुका था। फिर इनके मिशंस के दौरान भी वीगो अपनी ताकत के बलबूते पर सबसे आगे रहता। फिर इसके बाद एक दिन कैप्टन वीगो से कुछ बात करने आए और उससे पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों लड़ते हो? अगर तुम दूसरों के साथ मिलकर लड़ोगे तब तुम्हारे लिए भी आसानी होगी। वीगो बताता है कि वो जल्द से जल्द अपना लेवल 100 करना चाहता है, लेकिन बात करने के लिए ये लोग गलती से एक ड्रैगन की गुफा में आ गए थे। ये ड्रैगन इन पर हमला नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वीगो उस ड्रैगन को जख्मी करके भाग जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन कैप्टन को खत्म कर देता है। जिसके बाद सभी लोग इसका बहुत दुख जताते हैं, पर इसके बाद वीगो को पार्टी का लीडर बना दिया जाता है। पर इसके बाद एक दिन आता है जब सभी लोग वीगो को छोड़कर चले जाते हैं। पर इसके बाद वीगो धीरे धीरे नए लोगों को ढूंढता है और अपनी एक नई शुरुआत करता है, और सिल्वर फैंग का नाम बदलकर सिल्वर विंग बैटालियन रखता है।
और फिर वो कैटी को भी इनके साथ ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करता है और कैटी इसके लिए मान जाती है। और अब प्रेजेंट में ऐसे ही वीगो पहुंच जाता है उस जगह पर जहां उसकी मीटिंग होने वाली है। इसके बाद वीगो उस कमरे में आता है। वो आते ही पर्दे लगा देता है ताकि कोई उन्हें दूर से भी देख ना सके। पर जोसेफ कहता है, मैं वर्कस्टेड फैमिली का इकलौता शासक हूँ, मुझे कौन ही डरा पाएगा। जिसके बाद वीगो कहता है, जिस रेस्टोरेंट में वो लड़की थी वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इसमें तुमने बहुत अच्छा किया हो, पर मैं मानता हूँ इसमें तुम्हारा थोड़ा नाम आ गया है, पर हमारे साथ जज साहब हैं, वो सब देख लेंगे। जोसेफ कहता है, मैं अपनी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ाऊंगा कि मैं इस पूरे किंगडम पर राज करूंगा। रॉयल फैमिली मेरे काबू में रहेगी। वैसे देखा जाए तो हम सब साथ उस डेनिस की वजह से ही आ पाए हैं। तभी रूम में एक वेटर आता है, ये कहते हुए, माफ करना हम ये डिश पहले लाना भूल गए थे। लेकिन जैसे ही वो डिश निकालता है एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। इनके सामने थे फ्राइड राइस। और इसके बाद जैसे ही जोसेफ इस खाने को टेस्ट करता है वो कहता है, ये तो अच्छे से भी ज्यादा अच्छा है। उसे इतना चाव से खाता हुआ देख बाकी सब भी इसे ट्राई करते हैं और ये उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। जोसेफ कहता है, इतना अच्छा खाना किसने बनाया है, उस शेफ को मेरे सामने लाया जाए, मैं उसे अपना पर्सनल शेफ रखूंगा। ये सब देख वीगो अपने मन में कहता है, ये एक नंबर का बेवकूफ है, गधा सुअर कहीं का। बाकी दोनों भी बिल्कुल इसी जैसे हैं, बुद्धि की कमी है सब में। मैं तो बस सही वक्त के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त आने पर इन्हें भी आलू खिलाकर मार दूंगा और फिर किंगडम बचाने का श्रेय लेकर महाराज का पसंदीदा बन जाऊंगा और उसके बाद मैं ऑफिशियली एक नोबल बन जाऊंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दिन मैं इस राज्य पर भी राज्य करूंगा। और यही सोचते हुए जैसे ही वो खाना खाता है उसके जहन में आता है डेनिस। अगले ही पल में वहां पर ये शेफ आ चुका था और ये शेफ और कोई नहीं था, हमारा डेनिस था। उसे देख ये सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, पर वीगो शांत तरीके से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो डेनिस? तुम जानते हो अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत किया तब तुम्हारी सजा मौत होगी। पर डेनिस कहता है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सब ने जितने गलत काम किए हैं तुम उसके लिए पछताने वाले हो। और उसके गुस्से में ये कहते ही ये तीनों उसके सामने झुक जाते हैं। शायद से ये डेनिस की कोई स्किल है। वीगो को समझ नहीं आता कि ये लोग इतने ज्यादा डर क्यों गए हैं। जोसेफ कहता है, देखो तुम्हें बदले में जो चाहिए मैं तुम्हें देने को राजी हूँ। डेनिस कहता है, ठीक है, एटी की जो किताबें तुमने चलाई हैं वो वापस कर दो। पर जोसेफ कहता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सब वीगो बड़े ध्यान से देख रहा था। डेनिस से ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। इन सबको इतना डरा हुआ देख वीगो समझ जाता है कि यहाँ पर डेनिस अपनी ड्रेड वॉइस स्किल का यूज कर रहा है। और तभी जोसेफ कह देता है कि ये सब मैंने अकेले ने नहीं बल्कि हम सब ने किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सब यहाँ पर बातें हुई और जो सब इन्होंने कहा वो इस डिवाइस के जरिए या तो रिकॉर्ड हो गया है या पूरे टाउन ने सुन लिया है। लेकिन तभी वीगो वहां हमला करके उन लोगों को वहां से भगा देता है। पर तभी वीगो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर डेनिस का साथ देने वाले कितने सारे लोग हैं। दोस्तों ये सब डेनिस का प्लान था। ये सब देखकर वीगो को काफी गुस्सा आता है। साथ ही यहाँ जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, उन सभी ने इनकी बातें सुन ली थीं। डेनिस कहता है, अब तुम लोगों के साथ जो होगा उसका फैसला मैं नहीं करूंगा बल्कि ये लोग करेंगे। साथ ही दोस्तों इनकी ये सारी बातें हर एक वकील ने भी सुन ली हैं और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर लोग भी आ जाते हैं। डेनिस यहाँ कहता है, देखो वीगो, मैं ऐसा कहता तो नहीं हूँ पर यहाँ ये कहना बनता है तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। पर अगले ही पल में वीगो गुस्से में आकर डेनिस पर हमला कर देता है जिससे डेनिस नीचे आ जाता है। वीगो भी उसके पीछे वहीं आ जाता है और अब वीगो यहाँ कहता है, तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया है, मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगा। डेनिस भी उससे लड़ने के लिए अपनी नाइफ सम्मन कर लेता है जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। पर यहाँ पर वीगो डेनिस को दूर धकेल देता है और इसके बाद वीगो डेनिस की ओर हमले करता है। डेनिस थोड़ा जख्मी भी हो जाता है पर वो एक बड़ी सी कड़ाई को सम्मन करके वीगो के हमलों को रोक लेता है। लेकिन अगले ही पल में वीगो डेनिस की ओर तेजी से जाकर उस पर टूट पड़ता है और अब हमें वो दिन दिखाया जाता है जब कैटी ने डेनिस को वीगो से इंट्रोड्यूस किया था। पर पहली ही मुलाकात में इनके बीच बहस छिड़ गई थी क्योंकि वीगो ने कहा था कि ये तो बस एक रसोइया है। सो कैटी उन दोनों को ही शांत करती है और कहती है कि अगर ये रसोइया है तो क्या हुआ, मैंने इसके हाथों का खाना चखा है, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। ये सब सुन वीगो ये कहकर चला जाता है कि ठीक है, अच्छे से मेहनत करना। और इसी तरह डेनिस सिल्वर विंग का हिस्सा बन जाता है। फिर अपने एक मिशन के दौरान हमें जानने को मिलता है कि इन पर एक खतरनाक हमला हुआ था पर वीगो की वजह से ये आसानी से जीत गए। वैसे यहाँ पर डेनिस हैमबर्गर स्टीक बनाने वाला है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे पर वीगो कहता है, मैं खाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करने वाला, हमें डंजन में और भी गहराई में जाना है। पर डेनिस कहता है,
हमारा मिशन तो बस उस मॉन्स्टर को हराना था, अब हम वापस जा सकते हैं। पर वीगो कहता है नहीं, सिल्वर विंग को और ज्यादा बड़ा करने के लिए हमें हर एक मौके का फायदा उठाना चाहिए। डेनिस कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची हो। वीगो कहता है लालची होने में क्या बुराई है, कई बार लालच आपको वो दिला सकती है जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, और सिर्फ मैं लालची थोड़ी हूँ, तुम भी तो हो। तुम भी तो जल्द से जल्द लेवल 100 तक पहुंचना चाहते हो। लेकिन तभी डेनिस का खाना चलने लगता है, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद खाना बनकर तैयार होता है। सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं, और जब कैटी वीगो के लिए खाना लेकर आती है तब डेनिस कहता है भैया पेट भरकर खाना खाओ, क्योंकि हमें अभी और आगे भी बढ़ना है। वीगो भी खाना खाता है, उसे भी उसका स्वाद पसंद आता है। जिसके बाद कैटी कहती है सच में ये हैमबर्गर स्टीक ना बहुत ही स्वादिष्ट था, ये तो मेरा फेवरेट बन गया है। और इसके बाद वो डेनिस को शुक्रिया कहती है। वो कहता है शुक्रिया? शुक्रिया किस बात के लिए? खाना तो मैं हमेशा तुम लोगों के लिए बनाता हूँ। पर वो कहती है तुम्हारी बदौलत सिल्वर विंग पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। मैं जानती हूँ हमारी ताकत बढ़ाने के लिए तुम खाने में मेडिसिन मिलाती हो, इसके लिए वीगो भी तुम्हारा शुक्रगुजार है। पर वीगो कहता है हूँ, पर ज्यादा नहीं। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि वीगो एक पार्टी मेंबर को पार्टी से निकाल देता है, और वो उसकी एक बात नहीं सुनता। अब जब वो पार्टी मेंबर वहां से जाने लगता है तभी डेनिस उसके पास आकर उसे खाने के लिए कुछ राइस बॉल्स देता है, जो उसके सफर में उसके काम आएंगी। ये चीज सभी लोग देखते हैं। फिर एक बार जब ये किसी मिशन में फेल हो जाते हैं तब वो नोबल जिसने इन्हें मिशन दिया था वो कहता है मैं बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये मिशन दिया, पर तुम में से तो किसी की जान नहीं गई, कहानी मजेदार नहीं बनी। ये सुन वीगो को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर डेनिस उसे शांत करता है। फिर इसके बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर वीगो कहता है क्या तुम्हें उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता? उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया, पर फिर भी वो हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। हम उन्हें अपने सामने झुका कर रहेंगे डेनिस। पर डेनिस यहाँ कहता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई अभी भी जारी होती है। वीगो के एक हमले की वजह से डेनिस की नाइफ टूट जाती है। डेनिस दूर हटकर अपनी नाइफ फिर से सम्मन करता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को एनहेंस कर लेता है। पर वीगो यहाँ पूछता है आखिर तुम इस मुद्दे को लेकर इतने पैशनेट क्यों हो? आखिर तुम इतने कम वक्त में इतने ज्यादा कैसे बदल गए? तुम्हें तो मेरी बातें बेबुनियादी लगती थी ना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें एक अमीर औरत ने अच्छे से पाला पोसा था। और यही कहकर वो अपने वेपन्स के साथ डेनिस की ओर हमला बोल देता है। डेनिस उसके हमले से बचकर अपने मैजिक का यूज करके उसे हवा में उछाल देता है, पर वहां से वीगो सीधा डेनिस की ओर हमला करता है, और यहाँ वो डेनिस पर भारी पड़ रहा था। इसीलिए डेनिस यहाँ एक पोशन का यूज करके चारों ओर धुंध फैला देता है। यहाँ वीगो अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है। उसका सपना एक बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर से इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, और इनकी ये लड़ाई दूर से ये सभी देख रहे थे। ये लड़ाई उन दो लोगों के बीच है जिनका लेवल 99 है। पर एटी यहाँ देखती है कि डेनिस हार रहा है, और यहाँ इस लम्हे में डेनिस सोचता है क्या मैं सच में वीगो को हरा पाऊंगा? वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ? मेरा तो बस एक छोटा सा सपना था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का, और बस मैं इसी तरह लेवल 100 तक पहुँचना चाहता था। पर जब वो ब्लैक्स रेस्टोरेंट में था तब इन मोहतरमा ने उससे कहा था कि जितनी उसकी एबिलिटी है वो लेवल 99 से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर डेनिस कहता है मैं जल्द ही आपके लेवल 100 तक पहुंच जाऊंगा। पर मोहतरमा कहती हैं शायद तुम नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम अपना काम पूरे दिल से नहीं करते। डेनिस ये बात सुनता है, और अब प्रेजेंट में डेनिस सोचता है वैसे मैं एक कुक आखिर बना क्यों था? आखिर मैंने स्वादिष्ट खाना बनाने की इतनी कोशिशें क्यों की? अरे हाँ, उस दिन हेड शेफ ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाया था। उस दिन मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्या मैं भी ऐसा स्वादिष्ट खाना बना सकता हूँ? नहीं, ये वो बात नहीं है, बल्कि असल बात तो ये थी कि मैं बस उस एहसास को महसूस करना चाहता था जो मुझे उस दिन हुआ था। वो प्यार, वो सुकून। मैं भी अपने खाने से दूसरों के दिलों को सुकून पहुंचाना चाहता था। वो लोग जिनके दिलों में दर्द था, जो मुस्कुराना भूल चुके थे, मैं अपने खाने से उन्हें एक नई उम्मीद देना चाहता था कि आने वाला कल आज से ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, मैं ऐसा खाना बनाना चाहता था जिसे खाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और इसीलिए मैं एक कुक बना। और अब प्रेजेंट में वो अपनी आंखों के सामने इन सबको देखता है और सोचता है जिनके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट लाना चाहता था, आज मेरी वजह से उनके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा है। और इसके बाद अब जैसे ही वीगो उस पर हमला करने आता है, डेनिस को यहाँ हेड शेफ की बात याद आती है। लेवल 100 कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हासिल करते हो
बल्कि वो तो कुछ ऐसा है जो तुम शुरुआत से होते हो। जैसे तुम्हें ब्लू बर्ड की कहानी याद है, खुशी की तलाश में वो दुनिया भर में घूमा पर उसे खुशी ना मिली, क्योंकि जिसे वो दुनिया भर में ढूंढता रहा वो खुशी हमेशा से उसके पास थी, बस उसे उस बात का एहसास नहीं था। और लेवल भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। लेवल 99 और लेवल 100 में इतना कम अंतर है जिसे देखा भी नहीं जा सकता, और यह अंतर सिर्फ लोगों का नजरिया होता है। तुम्हारा लेवल 100 हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हें उसे हासिल करने की जरूरत थी ही नहीं। और अब यही सब याद करके डेनिस मुस्कुराकर बहुत ही आसानी से वीगो के हमले को रोक लेता है, और फिर अगले ही पल में डेनिस के अंदर से इतनी ज्यादा ताकत निकलती है कि वीगो दूर फेंक जाता है। दोस्तों, हम यहाँ डेनिस के अंदर से एक अलग ही ऑरा निकलते हुए देखते हैं, और इस ताकत को देखकर वीगो भी हैरान रह जाता है। वहीं बाकी सब ये देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ डेनिस का लेवल अप हो चुका है। और इसके बाद जब वीगो डेनिस की ओर हमला करता है तब डेनिस उसके हमले से बचकर उस पर अपना पूरा जोर लगाकर वार करता है, और इसके बाद वो यहाँ अपनी एक स्किल का यूज करता है, फोर्स्ड शॉप एग्जिट स्ट्राइक, जिस वजह से वीगो के ऊपर एक ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है, और इस वजह से वो जमीन में धंसा जा रहा था। इस हमले का ग्रेविटी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसका आर्मर भी टूटने लगता है। बाकी सब ये देखकर समझ जाते हैं कि ये डेनिस की लेवल 100 की यूनिक स्किल है। और दोस्तों, जो भी लोग लेवल 100 तक पहुंच जाते हैं उन्हें एक यूनिक स्किल मिलती है जो ये दर्शाती है कि वो बंदा लेवल 100 तक पहुंच चुका है। वीगो भी समझ जाता है कि ये एक ऐसी खतरनाक स्किल है जिस पर फिजिकल लॉस का कोई असर नहीं होता, लेकिन इतनी खतरनाक स्किल का ये तुमने बड़ा भद्दा सा नाम रखा है। यहाँ पर वीगो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, और फिर जब ये धमाका शांत होता है तब डेनिस देखता है कि वीगो पूरी तरह से हार चुका है, पर थकान की वजह से वो खुद भी बेहोश होकर गिरने लगता है। पर तभी उसके पास वहाँ उसके साथी आ जाते हैं, और इन सभी को डेनिस के जीत जाने की बहुत खुशी होती है। डेनिस कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे फ्राइड राइस खाने हैं। ये तीनों कहते हैं, हम एक साथ आपके लिए फ्राइड राइस बनाएंगे। पर तभी वहाँ एटी आती है और वो डेनिस को उसका तोहफा लौटाती है, ये कड़ा। फिर वो डेनिस की ओर अपना हाथ करती है और डेनिस मुस्कुराकर उसे ऐसा हाई फाई देता है। दूर से ये सब देखने के बाद मोहतरमा भी यहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद जितने भी विलेंस थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैटी ब्लैक रेस्टोरेंट में आती है और अब वो सिल्वर विंग की नई कैप्टन बन चुकी है। यहाँ मोहतरमा पूछती हैं, जब तुम पूरी लड़ाई अपनी आंखों से देख रही थी तब तुम डेनिस की मदद के लिए क्यों नहीं गई? वो कहती है कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया होता तब वहीं उसकी जान चली जाती। वैसे मैं यहाँ डेनिस के बारे में बात करने आई हूँ। हमारी दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत ही कम लोग रहे हैं जो लेवल 100 तक पहुंचे हों, पर किसी को भी आज तक ये पता नहीं चला कि लेवल 99 से लेवल 100 तक कैसे पहुंचा जाता है। और मैं इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहती हूँ। मोहतरमा कहती हैं, तुम लेवल 100 तक तब पहुंचते हो जब तुम्हें वो वजह पता चल जाती है जिस वजह से तुम इस दुनिया में आए हो, और तुम्हें लेवल 100 तक तुम्हारे अलावा कोई और नहीं पहुंचा सकता है। पर कैटी को उसकी बातें समझ ही नहीं आती। मोहतरमा कहती हैं, डेनिस और मैं हम दोनों ही कुक बने, पर उसका और मेरा रास्ता अलग था। मैं इस दुनिया की बेस्ट शेफ बनना चाहती थी, पर वो इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट शेफ बनना चाहता था, ताकि वो उनको हमेशा प्रोटेक्ट कर सके जो उसके दिल के करीब हैं। और जैसा उसके दिल ने चाहा उसे वैसी ही स्किल मिली जिससे वो दूसरों की हिफाजत कर सके। पर इसके बाद ये दोनों ही इस बात पर हंसने लगती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, डेनिस एक नंबर का बेवकूफ है। फिर अगले सीन में हम उसी शख्स को देखते हैं जो डेनिस की तरह दिखता है। वो यहाँ अपनी बॉडीगार्ड से कहता है, फियोरेंजा तुम्हें भी ये स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। पर वो कहती है, नहीं, आपकी हिफाजत करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पर वैसे मास्टर, जोसेफ और वीगो दोनों ही हार चुके हैं, क्या इससे हमें कोई दिक्कत होगी? वो कहता है, आखिर हमें कोई दिक्कत क्यों होगी? वैसे ये सैंडविच ना बहुत ज्यादा अच्छा है। पर ये लड़की कहती है, मैं इतना तो समझती हूँ कि जो कुछ हुआ वो आपके प्लान का एक पार्ट था। महाशय कहते हैं, मैंने सोचा था कि मैं वीगो का इस्तेमाल करूंगा, पर उसके होने ना होने से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फियोरेंजा कहती है, पर शायद आपको लगा नहीं होगा कि वो डेनिस उन सबको हरा पाएगा। पर महाशय कहते हैं, और भला आखिर मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा होगा? वो मेरा छोटा भाई है, उसमें इतनी काबिलियत तो होना बनता ही है। दूसरी ओर हम बाकी सबको देखते हैं। भाई लोग, यहाँ डेनिस की मरहम पट्टी हो चुकी है, पर उसकी रिकवरी यार हीलिंग इतनी ज्यादा तेजी से हुई है कि ये सभी देखकर हैरान थे। वैसे दोस्तों, ये सभी यहाँ डेनिस के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं, और ये इनके जले हुए रेस्टोरेंट को फिर से बनाने का ब्लूप्रिंट है।
और इसमें इनकी मदद कर रहे हैं पोल्वो महाशय। भाई यहाँ डेनिस खुशी के मारे बहुत खुश होता है, पर डेनिस देखता है कि ये नया डिजाइन पुराने डिजाइन से काफी अलग है। इसमें नहाने के लिए एक बात भी है और देखकर पता चलता है कि भाई एटी को चाहिए एक बात। वैसे इसके नखरे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, इसके अलावा विविया का भी एक आइडिया था कि क्यों ना हम अगर नया बना ही रहे हैं तो क्यों ना उसको थोड़ा और कूल और डैशिंग बनाया जाए, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लगेगा। अब ये गाइस कुछ ज्यादा ही मॉडर्न रेस्टोरेंट लग रहा है। इसमें हेनरिएटा का भी एक आइडिया शामिल है जिसमें उसने काफी बड़ा हॉल रखा है। इनकी बकचोदी रुक नहीं रही है। डेनिस यहाँ कहता है तुम सिर्फ दिखने में अच्छी हो, दिमाग तो तुम्हारे पास कौड़ी भर का भी नहीं है। एंड उसके बाद बैचल के आइडिया के अकॉर्डिंग इनका एक बेसमेंट भी होगा। और बैचल का आइडिया सच में अच्छा होता है कि अगर आगे चलकर डेनिस और स्टाफ हायर करेगा तब वो वहाँ बेसमेंट में रह पाएंगे। और इसके अलावा ये बेसमेंट साउंड प्रूफ भी होगा। भाई साउंड प्रूफ क्यों होगा, आखिर ये सोच क्या रही है। वैसे इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था वो सभी जेल में अभी कैद हैं और वर्कस्टेड फैमिली के हेड की पोजीशन अब खाली हो चुकी है। पर एटी का फैमिली हेड बनने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी ओर जो रिसर्चर्स हैं वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे उन एंशिएंट नॉलेज बुक्स जो चल चुकी हैं उनको रिस्टोर कैसे किया जाए। और इसके अलावा रेस्टोरेंट को फिर से बनाने का काम जोरों शोरों से चालू हो गया है। पोल वो सभी से बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा है और इसी तरह थोड़े टाइम में वो बन भी गया। ओके, और आज उसकी ओपनिंग है और उसमें सभी लोग आने वाले हैं, जैसे विविया और हेनरिएटा जो नाइट्स में शामिल हो गई थी, बैचल जो कैपिटल में एक स्कूल में एक टीचर बन गई थी, और इसी तरह सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं। और विविया उसका सपना अभी भी एक पावरफुल विजार्ड बनने का है और वो अपने सपने को पाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। और यहाँ आज वो आया था सिंथिया की कब्र के पास उससे बहुत सारी बातें करने के लिए। दूसरी ओर बाजार में हम देखते हैं कि डेनिस और एटी शॉपिंग करके जा रहे थे जहाँ इन्होंने ज्यादातर सामान खरीद लिया है। पर तभी अचानक एटी की नजर एक तोते पर जाती है और अगले ही पल में उसे एक आदमी का धक्का लगता है और वो फिर से रास्ते के बीच खो जाती है। पर इस बार डेनिस उसके पीछे ही खड़ा था और इस बार वो मुस्कुराकर डेनिस को देखते हुए कहती है जल्दी जल्दी चलिए वरना हम लेट हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं सभी दुकानदार इन्हें ग्रीट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आज इनके रेस्टोरेंट की दी ओपनिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं। बीबिया यहाँ नहीं है पर बैचल और हेनरिएटा यहाँ आ चुकी हैं। थोड़ी ही देर में बीबिया भी यहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है कि इस बार इन्होंने अपना रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर दिया है। अब रेस्टोरेंट का नाम है आउटकास्ट रेस्टोरेंट। और हाँ दोस्तों, अभी भी डेनिस ने ये सारा काम इसी मैनुअल को मद्देनजर रखते हुए किया है। पर बाकी के लोग इस बार डेनिस की बकचोदी नहीं सुनते, वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाते हैं और अंदर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट बिल्कुल पहले की तरह है, बिल्कुल नॉर्मल और प्यारा। बेचारी एटी को उसका बड़ा सा बाथ टब भी नहीं मिला। लेकिन इसके बाद डेनिस सभी के लिए खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग अपना ऑर्डर देते हैं। इसके बाद डेनिस अपने अंदाज में खाना बनाता है। थोड़ी ही देर में सभी का ऑर्डर बनके तैयार हो जाता है। फिर सभी लोग इस स्वादिष्ट खाने को चखते हैं जो सच में भाई बहुत स्वादिष्ट था। हमें तो सिर्फ आलू खाने को मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मस्त एंजॉय करते हैं अपना ये टाइम, एक साथ बैठकर उनके साथ खाना खाना जिससे आप प्यार करते हो। बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ डेनिस कहता है तुम सबका शुक्रिया, क्योंकि तुम सबकी बदौलत ही मैंने उसे जाने नहीं दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरा ख्वाब। और इसके बाद उसके रेस्टोरेंट में और भी कस्टमर्स आ जाते हैं और इतने सारे कस्टमर्स आने की वजह से अब फिर से डेनिस बिजी होने वाला है। वैसे यहीं पर डेनिस की ये कहानी खत्म होती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो भड़वों लाइक करके जाना और वीडियो को हाइप करना। बाकी और वीडियोस जल्दी आएंगे। ओके, सायोनारा।